एक टिंगू सा बच्चा सेवन प्रिंस के रूप में पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तब वो अपने सामने बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सभी लड़कियां उसे खाने वाली है। उनसे बचने के लिए वो एक मेगा फायरबॉल का यूज करता है और वो फायरबॉल सीधा छत फोड़कर बाहर निकलता है और किंगडम के सभी लोग सेवन प्रिंस के आने की खुशी में खुशखबरी मना रहे थे। टूटी छत को देखकर वो सभी के सभी मेट्स काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। कुछ साल बीतते हैं और अब वो टिंगू बच्चा भी, जिसका नाम लॉयड था, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और बाकी सभी के सभी मेट्स उसे ही ढूंढ रही थी। वो बच्चा मेट से बचा कर कहीं तो जा ही रहा था कि इतने में कुछ लोग उसके सामने आते हैं और उसे हाय हेलो बोलते और वो टिंगू बच्चा बोलता है वो जनरल से कुछ तो बोल रहा था कि इतने में वो टिंगू बच्चा उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। वो जनरल अपने मन में बोलता है ये बच्चा फिर से बाहर निकल गया। दूसरा आदमी जनरल को बोलता है कि हमें इस टिंगू के साथ दोस्ती करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी सेवन प्रिंस है और वैसे भी कभी राजा तो बन नहीं सकता। जनरल बोलता है भाई पागल है क्या, इस अजूबे ने पैदा होने के सीधा 7 दिनों के बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ये तुम्हारी तरह मांगा भी नहीं पढ़ता बल्कि मैजिकल बुक्स पढ़ता है और ये बच्चा कोई सिंप भी नहीं है। उस जनरल को लगता था कि ये बच्चा शायद विलियम नाम के एक महान सॉर्सरर का रिइंकार्नेशन है। टिंगू बच्चा बोलता है मेरा रिइंकार्नेशन तो हुआ है, पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और इस बार मैं सीधा सेवंथ प्रिंस के तौर पर पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब मेरे तो मजे ही मजे है। उस बच्चे का मकसद सिर्फ यही था कि उसे सबसे पावरफुल जादूगर बनना है और सभी सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने पास रखना है। वो लाइब्रेरी जाता है और वो काम करता है जो कि मुझसे नहीं होता। वो पढ़ना शुरू करता है पर इतने में एक बहुत सुंदर लड़की उस बच्चे के पास आ चुकी थी। उसका नाम सिल्विया था और वो लॉयड को स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग देती थी। लॉयड उसका जमकर मुकाबला करता है पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो सेवन प्रिंस और वो तो राजा बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पिताजी के 7 बालक थे और इसीलिए उसे तलवारबाजी के काम बिल्कुल फालतू लगते हैं। सिल्विया बोलती है कि तलवारबाजी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और सिल्विया लॉयड को लगभग 3 सालों से तलवारबाजी सिखा रही थी और लॉयड को पता था कि अगर उसने सिल्विया को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे नहीं देगी, यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगी। तो अगर उसे जल्दी से पढ़ने जाना है तो सबसे पहले उसे सिल्विया को इम्प्रेस करना होगा। लॉयड अपनी पूरी जी जान से सिल्विया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो एक प्रकार के कंट्रोलिंग मैजिक का यूज कर रहा था जिसकी हेल्प से बेसिकली लॉयड सेम वही मूव कॉपी कर रहा था जो कि सिल्विया कर रही थी, यानी कि ये टिंगू बच्चा चीटिंग कर रहा था। वो सिल्विया को समझाने की कोशिश करता है अरे पागल लड़की मुझे छोड़ ले, हमारे बीच हाइट वेट और भी बहुत चीजों का गैप है। और लॉयड को पता था कि अगर वो सिल्विया से ऐसे ही लड़ेगा तो इस लड़ाई का कभी भी अंत नहीं होने वाला, तो उसे कुछ ना कुछ तो क्रेजी करना होगा ताकि वो जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके। वो अपने जादू का यूज करता है और सबसे पहले वो माइटी राजू बनकर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसके बाद वो हवा में उड़ना भी शुरू कर देता है ताकि वो सिल्विया की बराबरी कर सके। वो बच्चा कुछ तो जादू शक्ति का यूज करता है और सिल्विया पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से वार करता है पर सिल्विया उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज कर देती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम शुरुआत से ही चीटिंग कर रहे हो। तुमने सबसे पहले अपनी वुडन स्वॉर्ड का साइज इंक्रीज कर लिया और उसके बाद अपने मैजिक से उड़ने लगे। प्रिंस लॉयड आप तो बहुत कमाल के हो, वो उसे गोदी उठाकर बोलने लगती है अबे टिंगू तो बहुत कमाल का है, एक ही बारी में 2 स्पेल का यूज करा था, ये तो बहुत कमाल की चीज है। लॉयड को लगता है कि सिल्विया भी साकुरा जैसी ट्रैश ही है क्योंकि इसे तो पता ही नहीं चला कि मैं एक टाइम पर 2 नहीं बल्कि 6 मैजिकल स्पेल का यूज करा था। और उसके अगले ही सीन में लॉर्ड जन्नत में था। वो अपनी सभी के सभी मेट के साथ स्नान करा था, भाई एक बार तो मुझे भी प्रिंस बनना है। और अभी वो बच्चा सिर्फ नादान ही था और इसीलिए वो जन्नत से जाना चाहता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। इतने में कुछ मेट्स बोलती है अगर तुम हमारे साथ एकदम अच्छे बच्चे बनकर नहीं रहोगे तो हम तुम्हें फॉरबिडन लाइब्रेरी में डीमन के पास छोड़ लेंगे। लॉर्ड जाना चाहता था कि आखिरकार फॉरबिडन लाइब्रेरी है क्या और जिस राक्षस की बात ये मेट्स कर रही है वो चीज है क्या। वो सभी के सभी मेट्स लॉर्ड को बताती है कि बहुत सालों पहले एक बहुत खतरनाक डीमन ने पूरे के पूरे किंगडम को नष्ट कर दिया। अबे डिस्ट्रॉय अंग्रेजों, पर कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने उस डीमन को एक किताब में सील कर दिया और तब से ही वो डीमन हमारी लाइब्रेरी में ट्रैप्ड है और उस डीमन का नाम ग्रिमोर है। वो मेट उसे बोलती है ओए टिंगू क्या तेरा सब कुछ टिंगू ही है। सिल्विया बोलती है कि ये सब कुछ बच्चों को डराने की कहानियां ही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में एक मेट बोलती है प्रिंस लॉयड आज आप मेरे साथ सोएंगे और इस बात को लेकर कि आखिरकार प्रिंस लॉयड आज किसके साथ सोएंगे। उन सभी के सभी मेट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका देखते ही वो टिंगू बच्चा वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये बच्चा मेरी ही तरह एकदम सिग्मा मेल है और अब इससे उस डीमन को ढूंढने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है। लॉर्ड अदृश्य मैजिक का यूज करके अरे इनविजिबल अंग्रेजों फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करता है। वो गेट तक पहुंचता है और वहाँ पर वो बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम सुस्त गार्ड्स को देखता है पर वो गार्ड्स काफी नींद में थे। तभी एक बंदा बोलता है ओए उठ जाओ, तुझे पता नहीं इस लाइब्रेरी में एक बहुत खतरनाक डीमन है, वो सब कुछ तबाह कर लेगा। पर लॉर्ड उनसे बचा कर खुफिया ठिकाने तक पहुंच चुका था। वहीं वो फालतू गार्ड बोल रहे थे उस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि उस लाइब्रेरी के गेट में एक बहुत पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा है और उसे स्वयं माइटी राजू ही
तोड़ सकते हैं, पर अचानक से लॉयड अपने मैजिक से 1 सेकंड के अंदर ही उस सील को तोड़ देते हैं और लाइब्रेरी में एंटर होता है। तभी एक उड़ती उड़ती बुक उसके पास आती है और उसमें से एक बहुत खतरनाक आत्मा बाहर आती है और उसे बोलती है, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने गेट वाली सील को तोड़ लिया। मेरा नाम ग्रिमोर है और टिंगू तेरा नाम क्या है? लॉयड से अपना नाम बताता है और उसके बाद ग्रिमोर उस टिंगू से सीधा काम की बात करता है और बोलता है, अगर तुमने मेरी सील को तोड़ा तो बहुत मजा आएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिल्फिया दूंगा। पर लॉयड बोलता है, मैं कोई सिंप नहीं हूँ। ग्रिमोर को समझ आता है कि ये बच्चा बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है और वो उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। पर लॉयड उन्हें उठाता है और बोलता है कि तुम्हारा मैजिक तो साकुरा से भी ज्यादा बुरा है और तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदला है। और ये सुनकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बच्चे को जिंदगी में चाहिए क्या। ना इसे सिल्फिया की चाहिए, ना इसे गोल्ड चाहिए और ना ही तो कुछ और अब तो लॉयड को ग्रिमोर में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता और वो दरवाजे में जाकर फिर से सील लगाने के बारे में सोच रहा था। पर ग्रिमोर उसे लाख बार समझाने की कोशिश करता है, अरे सर प्लीज मुझे आजाद कर दो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ग्रिमोर लॉयड को लालच देने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हें हैरी पॉटर के जमाने का जादू सिखाऊंगा। और लॉयड को इस पूरी की पूरी जिंदगी में सिर्फ जादू ही ऐसी चीज थी जो कि उसे अच्छी लगती थी और लॉयड भी अब उसे खोलने के लिए मान जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके ग्रिमोर को आजाद करता है और ग्रिमोर कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं बल्कि सस्ता कूरमा था और अब वो फाइनली आजाद हो चुका था। और इतने में वो पापिक बच्चा बोलता है, तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें मुझे हैरी पॉटर वाला मैजिक सिखाना होगा, विंगाडियम चेरियोसा। सस्ता कूरमा बोलता है, अरे बिल्कुल भाई मुझे याद है। वो लॉयड पर एक बहुत खतरनाक जादू का अटैक करता है जिससे कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी तहस नहस हो जाती है। उस सस्ते कूरमा को लग रहा था कि वो टिंगू बच्चा मर चुका है और बोलता है, हा हा हा, आजकल के बच्चे तो बड़े ही नादान है और उसे तो इस घटिया किस्म की मैजिक से थोड़ी भी खरोच नहीं आती। उल्टा वो बोलता है, ये तो बहुत मजेदार जादू है, मुझे भी इसे करना जरूर सिखाना। वो लॉयड पर अपनी अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है पर लॉयड को तो उनसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो सस्ता कूरमा नाचते नाचते फिर से लॉयड पर अटैक करना शुरू कर देता है। उल्टा वो तो इस जमूरे के डांस से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लॉयड उसकी अटैक को अपनी एक ही उंगली से पकड़ता है और एक टिंगू बच्चा मैजिक के पीछे बिल्कुल बावला हो चुका था। वो उसके मैजिक को एग्जामिन करता है, उसकी उंगली बिल्कुल इंजर्ड हो चुकी थी और ये सब कुछ देखकर ग्रिमोर बिल्कुल बावला हो चुका था। और उसके बाद वो फाइनली कुछ बंगाली वाले काले जादू का इस्तेमाल करता है और जिस डीमन के पास 2 मुंह होते हैं वही इस किस्म के मैजिक को यूज कर सकते हैं। मैजिक का यूज करते करते ग्रिमोर की तो जान निकल चुकी थी और लॉयड तो बहुत ज्यादा मजे में था। ये देखकर ग्रिमोर को काफी ज्यादा डर लग चुकी थी। वो सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा पैदा कैसे हो गया और अब ग्रिमोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लॉयड अपने बैरियर की हेल्प से उसे पकड़ लेता है और ग्रिमोर तो यही सोचा था, Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please. लॉयड अपने जुत्सु की हेल्प से उस पर अटैक करता है जिससे कि सस्ते कूरमा की चटनी बन चुकी थी। लॉयड अपने मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी को फिर से रिपेयर कर देता है और ये देखकर ग्रिमोर की पूरी तरीके से फट चुकी थी। वो बोलता है, अरे मास्टर मैं तो एक छोटा सा बस 500 साल का बच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और हाँ मैं आपका बस सर्वेंट बनकर रहूंगा। लॉर्ड ग्रिमोर के साथ एक पप्पी के जैसे खेलना शुरू कर देता है और ग्रिमोर अपनी फटी हालत में बोलता है, मास्टर माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं और प्लीज मुझे अपना फैमिलियर बना लीजिए। ग्रिमोर अपने आप को एक अजीब से पॉकीमोन में कन्वर्ट करता है और पता नहीं क्यों ग्रिमोर लॉयड को सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुका था। लॉर्ड ग्रिमोर को अपने जेब में रखता है और इस सुनकर ग्रिमोर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो सोचता है कि ये बहुत बुद्धू बच्चा है क्योंकि जितना भी मैं इसके पास आऊंगा उतना ही इजी से कंट्रोल करना होगा। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि लॉयड का माना तो काफी ज्यादा डेंजरस है और अब उसकी पूरी की पूरी तरीके से फट चुकी थी और लॉयड तो इस पूरी की पूरी दुनिया का पापा है। लॉयड वहाँ से निकलता है और अगले दिन एक बंदा सूट बूट पहनकर लॉयड के पास आता है और वो उसे ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है। वो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम एल्बर्ट है। वो उसे ट्रेनिंग करने के लिए एक मैदान मिल जाता है और वहाँ एल्बर्ट अपनी अदाव से टारगेट पर फायरबॉल मारना शुरू करता है और वो बारी बारी करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर सभी के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और लॉयड ग्रिम को बताता है कि एल्बर्ट सेकंड प्रिंस है और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसी के साथ साथ बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एक दिन जरूर ये राजा बनेगा। और भाई पता नहीं लॉयड लड़का है या फिर लड़की, और अब लॉयड की बारी आ चुकी थी और वैसे भी उसे किंग बनने का कोई भी शौक नहीं था तो इसलिए वो अपने जुत्सु का यूज करके सिर्फ टारगेट्स को टच ही करता है और ये देखकर वो पॉकीमोन काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात तो इसने मुझ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर की पुंगी बजा ली और आज ये एक टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये देखकर कुछ नादान मनुष्य उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। हा हा, साइड करो इस बच्चे को, ये किसका बच्चा खो गया इधर। और एल्बर्ट को भी सब कुछ समझ आ चुका था। उसे पता था कि लॉयड ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है और उसी के साथ साथ उसे ये भी पता था कि लॉयड काफी ज्यादा खतरनाक है। वो बस जानबूझकर ही टारगेट को खत्म नहीं कर रहा। बाकी सभी के सभी लोग वहाँ से जाते हैं और अब वो टिंगू बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब वो सोचता है कि अब मैं ग्रिम का
दो मुंह वाला जादू करूंगा। वो पोकेमॉन बोलता है तुम्हारे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि इसे परफॉर्म करने के लिए बंदे के दो मुंह चाहिए। लॉर्ड बोलता है पापा को मत सिखा। लॉर्ड ग्रिम को अपने हाथों में एब्जॉर्ब करता है और अब लॉर्ड के पास भी दो मुंह हो चुके थे और उसके बाद वो दोनों एक साथ काला जादू परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। पर उस पोकेमॉन की हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या कर मेरे मुंह से अपने आप ये मंत्र कैसे बोले जा रहे हैं। लॉर्ड इसे समझाता है कि मेरे ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद है। लॉर्ड एक बार में ही लगभग 10 स्पेल का यूज करता। वो पोकेमॉन उसे बोलता है भाई पागल है क्या, एक महान जादूगर भी एक टाइम पर सिर्फ 4 स्पेल का यूज कर सकता है। लॉर्ड बोलता है पापा को मत सिखा। उसके बाद लॉर्ड फिर से काला जादू करने का ट्राई करता है। वो ग्रिम और अपने मुंह से सेम जादू मंत्र बोल रहा था और उसके बाद वो उस काले जादू को परफॉर्म करता है। लॉर्ड की बेमिसाल पावर को देखकर ग्रिम भी एकदम पागल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम इतना सा बालक भी इतना सब कुछ कर सकता है। वो पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे लगता है कि अगर उसने इस पावर को सामने मारा तो पूरे का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसीलिए एन वक्त पर वो उस पावर को आसमान की ओर फेंक देता है। और वहीं एक बंदा एल्बर्ट को बोलता है कि हमें सेवंथ प्रिंस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो तो अभी एक बच्चा ही है और वैसे भी वो तो कभी राजा बन ही नहीं पाएगा। एल्बर्ट उससे बोलता है अगर तुम बुद्धू हो तो सबको अपनी तरफ बुद्धू मत माना करो क्योंकि एल्बर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और जो मैजिक आज लॉर्ड ने किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे तो मैं भी परफॉर्म नहीं कर सकता। एल्बर्ट लॉर्ड को बहुत महान मानता था और उसका मानना ये था कि एक दिन जरूर लॉर्ड एकदम पावरफुल मेज बनेगा और वो फ्यूचर में एल्बर्ट की जरूर काम आएगा। एक बंदा खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि आसमान में पूरा का पूरा अंधेरा मच चुका है। ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ये सब कुछ लॉर्ड का ही कारनामा था और उस बच्चे की मैजिक से आसमान ही फट चुका था क्योंकि उसने अपने मैजिक को आसमान की ओर जो मारा था। उस पोकेमॉन की तो पैंट गीली हो चुकी थी। लॉर्ड जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके आसमान को रिपेयर करता है और अब ग्रिम को भी समझ आ चुका था कि ये टिंगू बालक काफी ज्यादा खतरनाक है और अब से ग्रिम ही अपने बॉस यानी कि उस टिंगू बच्चे का ख्याल रखता था। वो लोग लाइब्रेरी में बैठकर चिल कर रहे थे कि इतने में ग्रिम बोलता है बॉस आप न्यूज़पेपर में आ गए। पर यहीं पर लॉर्ड देखता है कि एक सुंदर लड़की ने डंजन्स क्लियर कर ली है और उसकी न्यूज़पेपर में छपी है और अब वो भी उस लड़की के पास जाकर मजे करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो भी डंजन में जाएगा और वहाँ से खजाना लाएगा। वो पोकेमॉन से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो सिल्फिया की गोदी कौन चढ़ेगा। मतलब सिल्फिया के साथ साथ बाकी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाएंगे कि आखिरकार तुम हो कहाँ। इतने में ही लॉर्ड ग्रिम को बोलता है पापा को मत सिखा। वो एक मूंगफली को अपने सामने फेंकता है और वहाँ पर उसी की एक डुप्लीकेट डॉल आ चुकी थी। वो पोकेमॉन को बोलता है ये मेरी ही तरह दिखता है और उसी के साथ साथ इसकी एक्शन भी मेरी ही तरह है और उसके बाद वो दोनों बच्चे नाचने लगते हैं। पोकेमॉन बोलता है फिर तो बढ़िया है, तुम डंजन में चल जाओ और ये डॉल यहाँ पर रहकर सिल्फिया के साथ मजे करेगी। लॉर्ड उसे बताता है कि ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिल्फिया मेरे अंग अंग से वाकिफ है और उसे पहले ही पता चल जाता है कि मैं नहीं बल्कि कोई और ही है। एक दिन वो बता रही थी कि कुछ छोटी चीजें काफी ज्यादा बड़ी हो रही है और वो डॉल फिर से नाचने लगी तो इसीलिए लॉर्ड पोकेमॉन की आत्मा को निकाल कर उस डॉल में डाल देता है और खुद डंजन की ओर जाता है। और ग्रिम जो कि डॉल की बॉडी में था वो अपनी अदाओं की हेल्प से मेट को इम्प्रेस करता है और इतने में ही ग्रिम का दिमाग चलता है। वो सोचता है कि अभी वो टिंगू बचा तो किंगडम में है नहीं तो मैं पूरे के पूरे किंगडम को ही बर्बाद कर लूंगा। पर लॉर्ड उसे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ ग्रिम जो तुम मेरे फैमिलियर बने। और ये सुनकर तो ग्रिम भी बिल्कुल पिघल चुका था और वो बोलता है बॉस जल्दी आना। लॉर्ड उड़ तो रहा था पर उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार डंजन कहाँ मिलेगा और इतने में ही वो नीचे देखता है और वहाँ पर उसे अपनी स्टोरी का प्लॉट मिलती है। एक सुंदर लड़की के पीछे बहुत से अजीब से पिगलिन पड़े थे और लॉर्ड उस लड़की की हेल्प करने के बारे में सोच रहा था पर वो लड़की साकुरा नहीं थी। वो लड़की सबसे पहले तो एक पिगलिन को खत्म करती है और बारी बारी करके बाकी पिगलिन्स के अंजर पंजर को भी ढीले कर देती है और लॉर्ड उसे बस दूर से ही निहारा था। लॉर्ड अपने मन में अजीब अजीब बातें सोच रहा था। अबे तेरी बाबी मिल गई। उस लड़की के पास शारेगान के साथ साथ ही ब्रीथिंग स्टाइल्स भी थी और वो की का यूज कर रही थी। वो लड़की दूर से ही लॉर्ड को देख लेती है और उसे लग रहा था कि लॉर्ड उसका एनिमी है तो इसलिए वो जल्दी से लॉर्ड के पास जाती है। पर लॉर्ड ने तो अपना भेष जल्दी से बदल दिया था ताकि उस लड़की को ये पता न चले कि वो सेवंथ प्रिंस से मिली है। लॉर्ड उस लड़की को अपना नाम रॉबर्ट बताता है और वो टिंगू बच्चा गेंजुत्सु का यूज करा था जिसकी हेल्प से कि उसने अपने भाई और अपने फेस को मिक्स करके रॉबर्ट नाम के प्राणी को बनाया था। और उसके बाद तुम्हारी भाभी अपना नाम टाओ बताती है और वो एक बी रैंक की हंटर थी और टाओ तो बिल्कुल सिंपल निकली। वो लॉर्ड के पीछे एकदम लट्टू हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में वेस्ट कर दिए थे और आज तक उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो इसलिए अब उसने डिसाइड कर दिया है कि वो लॉर्ड को अपना दिल देकर एकदम मजे करेगी। पर आज तक जिन लड़कों से भी वो मिली है उन सभी लोगों ने उसके पिंक बालों को देखकर उसे किसी और को ही समझ लिया और उसके पिंक बालों को देखकर मुझे भी किसी और की याद आती है और इसीलिए उन सभी के सभी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर दिया है कि वो लॉर्ड को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। वो दोनों एक डंजन में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग हर एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से मार देते हैं और लॉर्ड को बोलती है क्या तुम्हें कुछ देखकर अब मुझसे प्यार हुआ। पर लॉर्ड तो एकदम सिग्मा मेल था। वो तो पत्थरों को कलेक्ट करने में बहुत बिजी था और टाओ तो बिल्कुल भी कवारा नहीं बनने वाली थी इसलिए वो लॉर्ड पर लौंडाबाजी कर रही थी। वो लोग एक जगह पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग आलू से चालू हो गई। वो लॉर्ड को की टेक्निक के बारे में बताती है जो कि डीमन स्लेयर भी यूज करते हैं। उसके लिए उन लोगों को सबसे पहले किसी ब्रीदिंग स्टाइल को सीखना होगा और उसके बाद लॉर्ड ये ट्राई करने की कोशिश करता है पर तभी उसकी सांस अटकती है। टाओ ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी कि आखिरकार इसने ब्रीदिंग टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर दिया
क्योंकि उसे भी ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करने में लगभग 5 साल लगे थे। और अब वो डिसाइड कर लेती है कि यही मेरे बच्चों का बाप बनेगा। और उसके बाद वो लॉयड को की का यूज करने से मना करती है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर उसने ऐसा किया तो क्या पता वो कवारी ही मर जाएगी। लॉयड उसका थैंक यू करता है और उसके बाद टाओ लॉयड की स्माइल देखकर एकदम बावली हो चुकी थी, साली सिम्प कहीं की। और वहीं दूसरी तरफ कैसल में ग्रिम के पास सिल्फी आ चुकी थी और ग्रिम में देखकर बिल्कुल डर चुका था। वहीं टाओ डंजन के हर एक मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से खत्म करी थी और अब वो लोग फाइनली ट्रेजर को लूट सकते थे क्योंकि वहाँ का बॉस भी अब मर चुका है। पर लॉयड यही सोच रहा था कि आखिरकार इस डंजन को बनाया कैसे होगा और इस सोचते सोचते लॉयड ब्रीदिंग टेक्निक का भी यूज करा था। और टाओ तभी बोलते हैं कि मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, भाई बच्चा है वो लूट बॉक्स को खोलते हैं कि इतने में ही लॉयड नोटिस करता है कि उनकी तरफ कोई खतरनाक चीज अटैक कर रही है। लॉयड जल्दी से टाओ को बचाता है और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो एक हड्डी पहलवान समन हो चुका है। लॉयड टाओ से उस हड्डी पहलवान के बारे में पूछना शुरू करता है पर टाओ से डंजन से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो हड्डी पहलवान एक एस रैंक का मॉन्स्टर था। टाओ सोचती है कि मुझे लॉयड को कैसे भी इस डंजन से बाहर निकालना होगा क्योंकि हड्डी पहलवान काफी ज्यादा खतरनाक था। और टाओ के मन में तो यही था कि लॉयड एकदम बुद्धू बच्चा है, वो अपनी पावर से लॉयड को डंजन से बाहर फेंकती है। और वहीं दूसरी तरफ टाओ भी काफी ज्यादा हैरान थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार एक बी रैंक के डंजन में एक एस रैंक का हड्डी पहलवान कैसे आ सकता है क्योंकि लोगों को निपटाने के लिए तो कभी कभी एस रैंक के हंटर्स को भी आना पड़ता है और ये लोग तो एस रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो टाओ फैसला करती है कि वो उस हड्डी पहलवान से तब तक लड़ेगी जब तक कि वो लॉयड को सेफ नहीं कर देती क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसे भी पता ही था कि हड्डी पहलवान एक दिन जरूर से मार ही देगा। और लॉयड उड़ते उड़ते डंजन से बाहर आ रहा था और उसके मन में बहुत से विचार आ रहे थे कि आखिरकार की क्या चीज है और आखिरकार ये हड्डी है कौन, ये कहां से आया और ये क्यों आया है। और उसके बाद लॉयड ग्रिम से जानने की कोशिश करता है पर ग्रिम की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी क्योंकि सिल्फिया ने ग्रिम के साथ जरूर कुछ न कुछ तो किया ही होगा। टाओ बहुत मेहनत करके हड्डी पहलवान से लड़ रही थी पर वो हड्डी काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसके पास काफी अनोखी अनोखी पावर थी। उसे पता था कि अगर वो उसी डंजन में रही तो जरूर हड्डी पहलवान उसे मार देगा। वो अपने मन में यही सोचती है कि जरूर लॉयड डंजन से बाहर आ गया होगा और उसके बाद वो उस हड्डी से बचकर डंजन से बाहर जाने की कोशिश करती है। पर इतने में हड्डी बोलता है मेरा नाम है हड्डी, क्या तुम बनोगे मेरी बड्डी और वो भी मेरे पेट में जाकर क्योंकि लगभग 100 साल पहले मैंने किसी की यूजर को खाया था। दरअसल उस हड्डी की पावर ये थी कि वो जिसको भी खाएगा उसकी पावर उसके पास आ जाएगी और उसके बाद वो उन लोगों की पावर का भी यूज कर सकता है। वो टाओ को खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता क्योंकि टाओ बिल्कुल वीक थी पर उसे किसी भी हालत में लॉयड को खाना था क्योंकि वो लॉयड को खाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। टाओ अपनी पावर से हड्डी पर अटैक करती है पर उस हड्डी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हड्डी भी बिल्कुल बावली पूछ थी, वो एक बैरियर को क्रिएट करता है और टाओ उस पर लात घुसे मारना शुरू कर देती है और आखिर में जाकर फाइनली वो बैरियर टूट जाता है। पर उसे तोड़ने में तो टाओ की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। हड्डी उसके पीछे आता है और वो उसे बोलता है तुम तो बिल्कुल साकुरा जैसी निकली और वो उसे मारने वाला था कि इतने में टिंगू बच्चा वहाँ पर आ चुका था। और उसके बाद लॉयड अपने चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट करता है और वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके बाद उन दोनों में एक बहुत तगड़ी सी बैटल शुरू होती है। पर लॉयड के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स थी, वो उसे अपनी हर एक पावर की हेल्प से चकमा दे रहा था क्योंकि उसे पता ही था कि वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और लॉयड तो उस हड्डी पहलवान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता बल्कि वो तो हड्डी जी के मजे ले रहा था। वो उस पर अपने एक्सपेरिमेंटल अटैक से वार करा था। हड्डी पहलवान लॉयड के बैरियर पर बहुत ज्यादा अटैक करा था पर लॉयड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसलिए वो उसकी बैरियर को तोड़ ही नहीं पाता। और वहीं लॉयड को हड्डी के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उसकी हेल्प से उसे नए नए अटैक्स को देखने का मौका मिला था। और उसके बाद लॉयड उस हड्डी पर मजे मजे से वार करना शुरू करता है और उसे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और लॉयड भी हड्डी से खेलते खेलते काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं इस तमाशे को खत्म कर लूंगा। और इसलिए लॉयड भाई लास्ट में जाकर एक की स्लैश का यूज करके हड्डी पहलवान को एकदम निपटा देते हैं और उस हड्डी को हड्डी लोग पहुंचा देते हैं। वो लोग लूट बॉक्स को ओपन करते हैं और वहाँ पर उन लोगों को एक छोटा सा चाकू मिलता है। लॉयड सोचता है वाला चाकू तो मेरे वाले से भी छोटा है पर लॉयड को लगता है कि इस वाले चाकू में कुछ तो खतरनाक बात जरूर है। वो उस चाकू को अपने पास रखता है और इतने में ही पूरा का पूरा डंजन कांपने लगता है। और उसके बाद वो दोनों लोग उस डंजन से बाहर आते हैं और लॉयड ने अब डंजन के बारे में बहुत सी जानकारी कलेक्ट भी कर दिया था। और उसके बाद टाओ लॉयड से मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है पर अब लॉयड को सिल्फिया की याद आ रही थी और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। और अब टाओ यही सोच रही थी कि आखिरकार वो लॉयड को कैसे ढूंढेगी। जब लॉयड अपने कैसल वापस आता है तब वो देखता है कि ग्रिम के सर पर तो सिल्फिया ने 4-4 पहाड़ को बना लिया है। दरअसल ग्रिम सिल्फिया के साथ ट्रेनिंग करा था और इसी के दौरान सिल्फिया ने उसके सर पर पहाड़ बना लिए। और सिल्फिया तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिरकार लॉयड इतना वीक कैसे हो सकता है। उसके बाद लॉयड ग्रिम को सांत्वना देता है, भाई कुछ नहीं होता, मैंने भी बहुत लपेड़े खाए हैं। अगले ही सीन में लॉयड डंजन वाले चाकू पर कुछ तो जादू टोना कर रहा था। वो उसे सबसे पहले गर्म पानी में डालता है और वो देखता है कि उस पर तो एन्चेंटमेंट लगी है। दरअसल ये माइंड का वाली एन्चेंटमेंट है जिसकी हेल्प से कोई भी चाकू या फिर कोई भी हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो उसके एन्चेंटमेंट के बारे में और ज्यादा पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद वो उस नाइफ की कुछ कीमती चीजों को निकाल देता है। और अब लॉयड को भी अपनी एन्चेंटमेंट बनाई जिसके लिए कि उसे बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो लॉयड सबसे पहले अपने पापा के पास जाता है। अच्छा तो ये आदमी है जिसके पास इतना स्टेमिना है। वो अपने पिताश्री से सिल्वर कॉइन मांगता है और स्टेमिना वाले अंकल तो यही सोच रहे थे कि आखिरकार लॉयड इतना पैसा कहाँ
फूकेगा। और लॉयड तो अपने कमरे में कॉइन्स को पिघला रहा था और वहीं सिल्फिया और लॉयड अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। लॉयड गिरने ही वाला था कि इतने में वो सिल्फिया की गोदी में आ चुका था और सिल्फिया लॉयड को ऑयल देती है। अबे उसके लिए नहीं। और सिल्फिया तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिरकार लॉयड ऑयल से क्या करेगा। सिल्फिया उसे बोलती है कि उस दिन मैंने आपको कुत्तों की तरह मारा था और उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लगा था कि आप काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, पर अब मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और दूर से ग्रिम भी अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था कि कैसे सिल्फिया ने उसे मार मार कर लाल कर दिया था। सिल्फिया लॉयड को कुछ क्रेजी बताने वाली थी कि इतने में लॉयड वहाँ से भाग जाता है। यार प्लॉट मिस हो गया। लॉयड एक कढ़ाई में ऑयल को मिक्स करता है और उसे लेपिस लजूली मिलती है और इस चीज का काम वेपन्स को एन्चेंटमेंट करने में आता है। वो एल्बर्ट के पास जाता है और उससे कुछ हथियार मांगता है ताकि वो अपनी एन्चेंटमेंट उन हथियारों पर यूज कर पाए। और बाकी के सभी गार्ड्स अपने मन में रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एन्चेंटमेंट करना किसी बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है और उनकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा नई थी और अगर एन्चेंटमेंट करने में थोड़ी सी भी गलती हुई तो उनकी स्वॉर्ड बिल्कुल टूट जाएगी। पर डर के कारण वो लोग लॉयड को अपनी पूरी की पूरी स्वॉर्ड दे देते हैं और उसके बाद लॉयड उनके हथियारों का सत्यानाश करना शुरू करता है। लॉयड उन लोगों की स्वॉर्ड्स पर लगभग किलो के हिसाब से एन्चेंटमेंट करना शुरू करता है और लॉयड की एन्चेंटमेंट की वजह से एक स्वॉर्ड तो टूट ही जाती है और उसके बाद वो एन्चेंटमेंट करने के चक्कर में स्वॉर्ड्स की बिल्ली लगाता है। वो बारी बारी करके बहुत सी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है क्योंकि वो एक स्वॉर्ड के अंदर ही बहुत सी एन्चेंटमेंट्स को लगा रहा था और तब उसे समझ आता है कि ये वाला मेटल काफी ज्यादा वीक है और ये मेटल एक से ज्यादा एन्चेंटमेंट को बिल्कुल भी सह नहीं सकते। वो लोग मिलकर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं और आखिरकार कुछ स्वॉर्ड एन्चेंटेड हो चुकी थी। वो एल्बर्ट के पास जाता है और उसके बाद वो एल्बर्ट को सभी की सभी एन्चेंटेड स्वॉर्ड दे देता है। एल्बर्ट ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था पर गार्ड तो यही सोच रहे थे कि लॉयड ने ये सब कुछ बस फालतू में किया है। पर इतने में ही एक गार्ड अपनी तलवार को ध्यान से देखता है और उसके बिल्कुल होश उड़ चुके थे क्योंकि वो स्वॉर्ड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और उसी के साथ साथ उस स्वॉर्ड की धार भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लॉर्ड एल्बर्ट को बोलता है कि मुझे देखना है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड काम कैसे करती है। एल्बर्ट उसे बोलता है कि कल हम लोग मॉन्स्टर हंटिंग पर जाएंगे। वो सभी के सभी लोग अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके फॉरेस्ट की ओर निकलते हैं ताकि वहाँ पर वो जाकर वो मॉन्स्टर हंटिंग कर सके और लॉयड को उसकी एन्चेंटेड स्वॉर्ड का कारनामा दिखा सके। सुबह सुबह ही लॉयड, सिल्फिया और एल्बर्ट फॉरेस्ट की ओर निकलते हैं जो कि उन लोगों के किंगडम के करीब ही था और आखिर में जाकर वो फाइनली उस फॉरेस्ट तक तो पहुंच चुके थे। और लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज अपने पूरे के पूरे जीवन में पहली बार वो देखने वाला है कि आखिरकार मॉन्स्टर कैसे दिखते हैं। वो सिल्फिया से पूछता है कि आखिरकार उसे मॉन्स्टर कब देखने को मिलने वाले हैं और सिल्फिया लॉयड को बताती है कि उसे मॉन्स्टर देखने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। और सिल्फिया और लॉयड काफी ज्यादा खुश थे। सिल्फिया एल्बर्ट को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने ही लॉयड के साथ उसे आने को कहा था। एल्बर्ट सिल्फिया को बोलता है कि उसे मालूम है कि लॉयड और सिल्फिया के बीच क्या चालू है और लगता है सिल्फिया के मन में लॉयड को फ्यूचर हस्बैंड बनाने का मन है और वो अपनी फीलिंग को तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगी जब तक कि लॉयड 18 साल का नहीं होगा। और उसके बाद एल्बर्ट सिल्फिया की फिर से टांग खींचना शुरू कर लेता है पर इतने में सिल्फिया अपनी स्वॉर्ड को निकालती है जिसे देखकर एल्बर्ट काफी ज्यादा डर चुका था। पर सिल्फिया ने वो तलवार एल्बर्ट को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे पता था कि उसकी चारों ओर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और उन लोगों को निपटाने के लिए सिल्फिया ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल दिया था। और पता नहीं क्यों ये मॉन्स्टर मेरे गले के कुत्ते लग रहे हैं। सभी के सभी नाइट्स भी उन कुत्तों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी जैसे कि वो बहुत डरा हुआ है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। पर सच तो ये था कि लॉयड को पहले ही पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ रही है क्योंकि उसने टाओ की सिखाएगी की टेक्निक को बिल्कुल मास्टर कर दिया था और उसकी हेल्प से वो अपने आसपास के मॉन्स्टर को रिसर्च कर सकता है। लॉयड को ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि अब उन कुत्तों की और गार्ड्स की बहुत भयानक वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इतने में ही एक गार्ड लॉयड की दी हुई स्वॉर्ड से उस कुत्ते को मारने की कोशिश करता है और वो कुत्ता तो भाई एक ही शॉट में खत्म हो जाता है। और अब सभी के सभी लोग लॉयड की स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो सभी के सभी खतरनाक नाइट्स भी अब ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि उनके पास एकदम खतरनाक कियामत वाली स्वॉर्ड्स है। ये सब कुछ देखकर एल्बर्ट भी लॉयड की काफी ज्यादा तारीफ करता है, अरे मेरा छोटा भाई तो बहुत कमाल का है। और उसी के साथ साथ सिल्फिया भी लॉयड की काफी ज्यादा तारीफ करती है। पर लॉयड ने सिल्विया की स्वॉर्ड को बिल्कुल भी एन्चेंट नहीं किया था पर ऐसा लग रहा था कि सिल्फिया को एन्चेंटमेंट वाली स्वॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से ही लगभग किलो के हिसाब से उन मॉन्स्टर को मार दिया था। इतने में ही एक मॉन्स्टर बच चुका था और वो लॉयड की तरफ आगे बढ़ा था उसे मारने के लिए। पर इतने में वहाँ पर उर्फी जावेद आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को एक किक मारकर ही वहाँ से दूर भगा लेती है। और ये कोई और नहीं है बल्कि टाओ थी क्योंकि उसने इस वाले एरिया में किसी हॉट लड़के को सेंस किया था और इसलिए दौड़ते दौड़ते वो यहाँ पर आ चुकी थी। वो लॉयड को देखती है और लॉयड को देखकर उसे रॉबर्ट की याद आती है जो लड़का उसके साथ डंजन में था यानी कि लॉयड ही। लॉयड ने तो सोच रखा था कि आज के बाद वो इस उर्फी जावेद से कभी मिलेगा नहीं पर इतने में टाओ को सेंस हो जाता है कि कोई लड़का की का यूज कर रहा है और इसलिए वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ चुकी थी और उसे लॉयड पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। लॉयड को निहारी देती ने वो सेंस करती है कि उसके पीछे से कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा है पर इतने में सिल्फिया वहाँ पर आ चुकी थी और वो उस मॉन्स्टर को 1 सेकंड में खत्म कर लेती है। और सिल्फिया टाओ को देखकर बहुत नाराज हो चुकी थी क्योंकि वो उसके फ्यूचर हस्बैंड के इतने पास खड़ी थी। वो उसे बोलती है ओए मुर्गी जावेद यहाँ से निकल जा। वो दोनों आंखों से ही लड़ना शुरू कर लेते हैं और अब टाओ भी उन लोगों के साथ मॉन्स्टर हंटिंग के लिए आगे बढ़ेगी। उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक नदी के किनारे अपना टेंट लगाते हैं क्योंकि आगे जाकर उन्हें एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से भिड़ना होगा। एल्बर्ट टाओ के पास जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं सेकंड प्रिंस हूँ। और ये देखकर टाओ बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि
क्योंकि एल्बर्ट एक रॉयल है। वो अपनी पुरानी करतूतों के लिए उसे माफी मांगती है और अब टाओ को एल्बर्ट काफी ज्यादा हॉट लग रहा था और इसलिए वो फिर से उस पर लौंडाबाजी करना शुरू करती है। पर टाओ तो रॉबर्ट के लिए कमिटेड थी, उसे किसी भी हालत में रॉबर्ट को ढूंढना था क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद था। एल्बर्ट उसे बोलता है कि क्या मैं उसी की तरह दिखता हूँ जिसे कि तुम ढूंढ रही हो? पर टाओ उसे बोलती है तुम नहीं बल्कि वो टिंगू बच्चा उसकी तरह से काफी सिमिलर दिखता है। टाओ उस टिंगू बच्चे को ढूंढ रही थी पर लॉयड तो एक कैंप के पीछे छिपा था। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि टाओ को ये पता चले कि लॉयड ही वही था जो कि उसे डंजन में मिला था। वो डिसाइड करता है कि वो अपने टेंट में ही छिपा रहेगा। वो जैसे अपने टेंट में जाता है इतने में ही उससे अपने सामने जन्नत का दरवाजा दिखता है। पर इससे तो लॉयड को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ना तो वो सिम्प था और वैसे भी उसने सिल्फा को ऐसे बहुत हजारों बार देखा है। सिल्फा लॉयड से माफी मांगती है कि वो उसके कमरे में है और उसके बाद लॉयड उसे पूछता है कि आखिरकार वो उसके कमरे में क्या कर रही है और उसके बाद सिल्फा उसे बताती है कि मेरे कपड़ों में तो ब्लड चले गया था और इसलिए मैं उन्हें चेंज कर रही थी। पर आखिरकार वो लॉयड के ही टेंट में ये चेंज क्यों कर रही है? सिल्फा उसे बताती है कि आज की रात वो यहीं पे सोने वाली है और लॉयड को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि बाकी के सभी गार्ड तो एल्बर्ट की प्रोटेक्शन करेंगे और सिल्फा यहाँ पर इसीलिए सो रही है ताकि वो लॉयड की प्रोटेक्शन कर सके। बाकी क्या पता हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाए। लॉयड वहाँ से बाहर जाने की कोशिश ही करता है कि इतने में फिर से सिल्फिया उसे पकड़ लेती है क्योंकि टाओ तो बाहर ही है और सिल्फिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी फ्यूचर हस्बैंड को कोई उससे चुराए। टाओ टेंट के अंदर आती है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने रॉबर्ट को सेंस किया है। वो अपने सामने देखती है और देखती है यहाँ तो अलग ही सीन चला है और सिल्फिया ये देखकर काफी ज्यादा नाराज है और मैं भी काफी ज्यादा नाराज हूँ क्योंकि टाओ ने सिल्फिया और लॉयड के प्राइवेट टाइम को खत्म किया है और पता नहीं क्यों मेरे नाक से कुछ लाल चटनी टपक रही है और अगर सिल्फिया ऐसी ही रही तो मेरी एक्सप्लेनेशन तो अधूरी रह जाएगी। और उसके बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वो लड़ने वाली थी और सभी के सभी नाइट्स उनकी लड़ाई को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी ही तरह। लॉर्ड एल्बर्ट के पास जाता है और एल्बर्ट उससे बोलता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो टिंगू बिट, अभी तुम तो इतने सही हो और तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां पागल है। वो दोनों लड़के लड़ने वाले थे कि इतने में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार बाकी गार्ड्स उन्हें देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो तो प्लॉट को देख रहे हैं और इसीलिए वो लोग उल्टा ही उन गार्ड को ही पीट देते हैं। टाओ बाकी सभी के सभी लोगों को बताती है कि उसे टास्क मिला है कि उससे पास ही टेंपल को फिक्स करना है। सिल्फिया उसे बोलती है तुम अपना काम करो ताकि मैं लॉर्ड के साथ काम कर सकूं। इतने में ही एल्बर्ट वहां पर आता है और वो उन्हें बताता है कि रात के समय उस टेंपल पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा क्योंकि रात को बहुत से डीमंस बाहर घूमते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहां पर एक बहुत खतरनाक भेड़िया आता है और एक कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि एक डिमोनिक जीव है और अब बाकी सभी के सभी गार्ड्स भी उसकी चट्टी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर लॉर्ड सिल्फिया के पीछे आ चुका था क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस वक्त की लड़ाई 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाए। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, वो उन पर अटैक करता है पर ग्रिम का ध्यान तो उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो तो उस टेंपल को देख के जा रहा था और उस टेंपल से उसे किसी खतरनाक चीज का अनुभव हो रहा था। वो वुल्फ एक गार्ड को खत्म करने वाला था कि इतने में टाओ उस पर एकदम खतरनाक वार करती है और उसकी जान बचा लेती है पर उस ब्लास्ट से तो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। और अब उन सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है कि इतने में एल्बर्ट उसे लड़ने के लिए सामने आता है। वो सबसे पहले लॉर्ड की दी हुई एन्चेंटेड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने फायरबॉल jutsu का यूज उस पर करता है। वो मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक था और लॉर्ड की हेल्प के बिना तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। उस मॉन्स्टर के तो बिल्कुल चीथड़े उड़ चुके थे पर तभी ग्रिम लॉर्ड को बताता है कि उस टेंपल के अंदर एक बहुत खतरनाक डीमन को सील किया गया है और इतने में वो वुल्फ जिसे कि अभी अभी एल्बर्ट ने खत्म किया था वो अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वापस से खड़ा हो चुका था। उसके चारों ओर एक बहुत डार्क ऑरा बनना शुरू हो चुका था और इतने में उस वुल्फ के चारों ओर बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर भी स्पॉन हो चुके थे और इतने में ही उस वुल्फ के मुंह में से MC10 निकलता है। वो एक डीमन था जो कि काफी ज्यादा घटिया था और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक वाली पावर्स थी और उस डीमन का नाम पिजुजू है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ खड़े हर एक इंसान को मार डालूंगा और उसके बाद वो उन सभी लोगों पर अपने वुल्फ की हेल्प से अटैक करना शुरू कर देता है और वहाँ पर और भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके थे। एल्बर्ट जल्दी से एक मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश करता है पर उन मॉन्स्टर्स की रीजनरेशन पावर काफी ज्यादा खतरनाक। वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स अपने बॉडी पार्ट को काफी जल्दी से हील कर रहे थे और बाकी के सभी गार्ड्स तो अपनी जान की बलि लगाकर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे। पर सिल्फा तो आराम से लॉर्ड के पास रह के बस बैठी थी। उसे इस पूरी की पूरी जिंदगी में किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय लॉर्ड के। और लॉर्ड तो पुजुजू नाम के राक्षस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो ग्रिम से पूछता है कि क्या उसने पुजुजू को अपनी पूरी लाइफ में देखा भी है या फिर नहीं। ग्रिम ना में जवाब देता है और वो उसे बोलता है कि ये पुजुजू नाम का खरगोश माना ट्रांसम्यूटेशन का यूज करा है। ये अपने शरीर से कुछ डिमोनिक थ्रेड्स को निकालता है और उन्हीं थ्रेड की हेल्प से ये बाकी सभी के सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। और वैसे भी लॉर्ड को मैजिक सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो ग्रिम को बोलता है प्लीज मुझे फिर से सिखा दो। पर ग्रिम तो अपने मन में यही सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा है या फिर बवाल, क्योंकि इस वक्त तो इसकी फैमिली फ्रेंड्स की जान भी जा सकती है पर इस बच्चे को मैजिक सीखना है। और पुजुजू तो हंस हंस के पागल हो रहा था क्योंकि इनमें से तो कोई भी इंसान उसके टक्कर का था ही नहीं। पर इतने में वो लॉर्ड का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि क्या इस बच्चे को सुसु आ गया। ये सुनकर सिल्फिया गुस्से से पागल हो चुकी थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो खुद इस खरगोश का मुंह बंद करेगी। सिल्फिया की पावर्स को देखकर बाकी सभी के सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और उसके बाद सिल्फिया पुजुजू नाम के राक्षस का मजाक उड़ाना शुरू करती है। वो बोलती है कि तुम कम बोला करो क्योंकि तुम्हारे मुंह से काफी ज्यादा बदबू आती है और तुम मास्टर लॉर्ड के आसपास के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा खराब कर रहे हो और इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और उसके बाद पुजुजू एक लड़की से अपनी बेइज्जती सुनकर बिल्कुल बावला हो चुका था। वो सिल्फिया पर अटैक करता है पर सिल्फिया तो
आराम से अपने एक शॉट की हेल्प से उसके मॉन्स्टर की चीथी उड़ा देती है। और वहीं इस पूरी की पूरी बैटल के बीच ग्रिम तो लॉयड को पज़ुज़ू की टेक्निक को सिखाने में बिजी था और कुछ सेकंड के अंदर ही लॉयड ने उस टेक्निक को भी मास्टर कर दिया था। और वहीं सिल्विया तो पज़ुज़ू को पहनने में बिल्कुल व्यस्त थी। वो सामने वाले नाइट से स्वॉर्ड लेती है और स्वॉर्ड को देखकर बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी क्योंकि इस वाली स्वॉर्ड को लॉयड ने एन्चेंट किया था। और अब पज़ुज़ू को ये पता चल चुका था कि सिल्विया को लॉयड काफी ज्यादा, और इसीलिए वो लॉयड के बारे में बोलना शुरू करता है कि मैं सबसे पहले इस बच्चे को मारूंगा और उसके बाद इसकी बॉडी को एग्जामिन करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार इसमें इतना खास है क्या। ये सुनकर सिल्विया बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो अपनी पूरी की पूरी पावर से उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देती है और उसके बाद पज़ुज़ू भी उस मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकल चुका था। सिल्विया उस खरगोश को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि इतने में वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ पॉइजनस मानव को बाहर निकालता है। और वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट और टाओ तो दूसरे मॉन्स्टर को पीलने में बहुत ज्यादा बिजी थे और अब वो लोग पज़ुज़ू को मारने वाले थे कि इतने में वो सभी के सभी लोग उस जहरीली गैस से घिर जाते हैं, जिसके कारण से कि सभी के सभी लोग बेहोश हो चुके थे। पर टाओ जैसे तैसे करके अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करती है। वो अपनी सांस को रोकती है और जैसे तैसे करके बच जाती है, पर सिल्विया इस गैस से नहीं बच पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब पज़ुज़ू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसका मोटिव तो टूट चुका है। उसका मेन एम यही था कि वो मॉन्स्टर को ट्रैप करके इस पूरी की पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। पर बाकी सभी लोगों ने पज़ुज़ू के मॉन्स्टर को निपटा दिया है। वो सिल्विया पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है जिसके कारण से सिल्विया बहुत दूर जाके गिरती है और बाकी के सभी लोगों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो डीमन बोलता है कि जो भी उस मानव को इनहेल करेगा वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्विया की तबीयत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब हो रही थी पर अभी भी वो पज़ुज़ू का मजाक उड़ा रही थी। इससे पज़ुज़ू बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सिल्विया पर फिर से एक वार करने के लिए जाता है पर इतने में ही टाओ उसके पास आ चुकी थी। वो सिल्विया को जैसे तैसे करके पज़ुज़ू से बचा लेती है। टाओ सिल्विया से पूछती है कि क्या वो भी लड़ सकती है, पर सिल्विया उसे बोलती है यहाँ पे जाना अपना काम कर। सिल्विया ठंड के कारण बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और इतने में ही सिल्विया भी बेहोश हो चुकी थी। पज़ुज़ू सिल्विया की बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि वो बोलता है कि इन सब में से सिल्विया नहीं उसके मानव को सबसे ज्यादा इनहेल किया था और फिर भी वो इतनी देर तक टिके रही। और इतने में पज़ुज़ू अचानक से गॉड स्पीड की हेल्प से टाओ के पीछे आ चुका है और वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम पर मेरे माना का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। इतने में ही टाओ पज़ुज़ू पर एक जोरदार किक जड़ती है और तब पज़ुज़ू को पता चलता है कि जरूर टाओ कुछ ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर रही है जिसकी हेल्प से अभी तक जिंदा है। और इतने में पज़ुज़ू टाओ को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार किक जड़ता है। वो उसे बोलता है क्या तुम भी मेरी मिनियन बनना चाहती हो, जिसे देखकर टाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक बहुत खतरनाक की ब्लास्ट का यूज कर जिसकी वजह से अब उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर इतने में पज़ुज़ू का एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से वार कर लेता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। और इतने में पज़ुज़ू टाओ पर भी अपनी पॉइजन गैस का यूज करता है और जिसकी हेल्प से अब टाओ की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। पज़ुज़ू टाओ को बोलता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ लूंगा। और इतने में वो बोलती है कि रॉबर्ट यहाँ पर आकर तुम्हें मार डालेगा और इतने में वो कुत्ता टाओ को भी निगल देता है। और उसके बाद पज़ुज़ू सिल्विया को अपने पास लाता है और वो अपने मन में यही सोचा था कि इसे तो मैं फाइनली अपना मिनियन बना के रहूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वो और ज्यादा पॉइजन गैस का यूज करता है ताकि वो सिल्विया की बॉडी पर कंट्रोल कर पाए, पर उसे ये पता नहीं था कि उसके पिताश्री तो उसके आसपास ही भटक रहे हैं यानी कि लॉयड। पज़ुज़ू अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिरकार कैसे वो इसे अपना मिनियन बनाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा। और इतने में लॉयड को पता चल चुका था कि आखिरकार कैसे वो इन वेयरवुल्व्स पर कंट्रोल कर पा रहा है। दरअसल पज़ुज़ू ने बचपन में ही इन वेयरवुल्व्स के पेरेंट्स को मार दिया है और अब वो लोग पज़ुज़ू को ही अपना पेरेंट्स मानते हैं। पर इतने में पज़ुज़ू ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार ये बच्चा लॉयड अभी तक जिंदा कैसे है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी पॉइजन गैस से कैसे बच सकते हो। और इतने में लॉयड बोलता है पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतने में पज़ुज़ू ग्रिम को देखता है और वो देखता है कि ये तो सच में एक डीमन है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी क्यूट सी चीज में क्यों बदले हो और आखिरकार तुम एक बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो डीमन के नाम पर एक कलंक हो। और ग्रिम तो अपने मन में यही सोचा था कि जब भी लॉयड की पावर देखेगा तो ये बंदा खुद चूहे में बदल जाएगा। लेकिन पज़ुज़ू ग्रिम की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। पर इतने में ही वो अपने मॉन्स्टर से इन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। और लॉयड तो अपने मन में यही सोच रहा था कि वो सबसे पहले ट्रांसम्यूटेशन को यूज करेगा और ये वाली जगह ट्रांसम्यूटेशन को यूज करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी देखने नहीं वाला और वो माना ट्रांसम्यूटेशन की हेल्प से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लॉयड जल्दी से अपनी माना की हेल्प से ट्रांसम्यूटेशन को यूज करता है और वो उस पूरी की पूरी जगह को एक गार्डन में कन्वर्ट कर देता है। और अब उसकी हेल्प से वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और अब लॉयड भी उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। और पज़ुज़ू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार इस बच्चे ने ये सब कैसे किया। लॉयड एक मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है और वो कहता है कि वो टाओ को वापस निकल दे और वो टाओ को भी वापस उगल लेता है जिसकी हेल्प से अब टाओ बच चुकी थी। और ग्रिम तो यही सोच रहा था कि अब कुछ देर में ही पज़ुज़ू की चटनी बनने वाली है। और इतने में ही सभी के सभी मॉन्स्टर्स पज़ुज़ू पर ही उल्टा वार कर देते हैं जिसकी हेल्प से सिल्विया की जान भी बच चुकी थी। पर अब पज़ुज़ू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले उन मॉन्स्टर को मार डालता है और अब वो कहता है कि अब मैं आराम से लड़ सकता और अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ क्योंकि अब मैं किसी को भी अपना माना सप्लाई नहीं कर रहा। वो लॉयड से बोलता है कि मैं मैजिक से कभी भी मर नहीं सकता। ये सुनकर लॉयड को ग्रिम की बात आ जाती है क्योंकि ग्रिम ने भी उसे सेम ऐसी चीज बोली थी कि डीमन लोग कभी भी मैजिक से नहीं मर सकते। और तब लॉयड डिसाइड करता है कि मैं पज़ुज़ू पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति से वार करूंगा और देखूंगा कि क्या डीमन मैजिक से मरेगा या फिर नहीं। और इतने में पज़ुज़ू अपने पूरी की पूरी मैजिक को रिलीज करता है और लॉयड बस अपने
अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिरकार अभी तक किसी बंदे ने मैजिक का यूज करके डीमन को मारा क्यों नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अब लॉयड भी अपनी पूरी की पूरी ताकत को निकालता है और ये देखकर पुजुजु की एकदम फट चुकी थी। और उसके बाद लॉयड पुजुजु का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी हेल्प से ही अब उसे पता चलने वाला है कि आखिरकार एक डीमन कितनी स्पेल्स को झेल सकता है। और पुजुजु उसकी माना को देखकर बस एक ही बात बोलता है, सर प्लीज माफ कर दो। और उसके बाद लॉयड सबसे पहले पुजुजु पर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है, पर पुजुजु जैसे तैसे करके वहाँ से निकल चुका था। पुजुजु समझ चुका था कि ये लड़के के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है और उसके बाद वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है। वो वहाँ से उड़ के जाने वाला था कि इतने में लॉयड फिर से उस पर बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता। दरअसल लॉयड का प्लान यही था कि वो सबसे पहले पुजुजु को बैरियर के अंदर ट्रैप करेगा और उस पर जमकर वार करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार एक डीमन कितनी मैजिकल स्पेल को झेल सकता है, कितनी मैजिकल स्पेल को खाने के बाद मरेगा। पुजुजु अपनी जान की भीख मांगते मांगते वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर इतने में लॉयड फाइनली उसे अपने बैरियर की हेल्प से ट्रैप कर देता है। पुजुजु से बार बार सॉरी बोल रहा था और उसे खोलने की भीख मांग रहा था। और अब लॉयड ने भी पुजुजु को अपने लैब का रैट बना लिया है और अब ये उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और उसके बाद लॉयड अपनी स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है और वो उस पर अपनी स्पेल की बारिश करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अब पुजुजु की फटी पड़ी है क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में लॉयड जैसे खतरनाक मैजिशियन से कभी भी नहीं लड़ा। लॉयड अपनी पावर की हेल्प से उस बैरियर के अंदर लगभग 300 स्पेल कास्ट करता है और वो सोचता है कि अगले 30 मिनट तक वो इन स्पेल को मारना जारी रखेगा। लॉयड को काफी ज्यादा मजा आता है, पर कुछ देर बाद ही वो पुजुजु को वार लगाता है, पर वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। और अभी तो सिर्फ कार्यक्रम को 2 ही मिनट हुए थे। वो अपने बैरियर को हटाता है और वो देखता है कि पुजुजु तो 2 मिनट के अंदर ही मर चुका है। और अब बाकी सभी लोगों को भी होश आना शुरू हो जाता है। लॉयड जल्दी से एल्बर्ट के पास जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर रॉबर्ट नाम का एक शख्स आया था और उसने ही पुजुजु को मार गिराया। और वहीं दूसरी तरफ ग्रिम पुजुजु को बोलता है, हाँ बेटे आया समझ, मेरा मकसद भी इस बच्चे से रिवेंज लेना है, पर अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करते रहूंगा और उसके बाद इस बच्चे से अपना रिवेंज लूंगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ये बच्चा पसंद है। पुजुजु की बॉडी राख में बदल और उसके बाद ग्रिम पुजुजु की बॉडी को एब्जॉर्ब कर देता है और अब उसके पास थोड़ी बहुत नई पावर्स आ चुकी थी। और टाओ तो फिर से रॉबर्ट के नाम पर बिल्कुल बावली हो चुकी थी और अब वो लोग फिर से वापस अपने किंगडम में आते हैं। और किंग अब लॉयड से भी काफी ज्यादा खुश था। एल्बर्ट स्टेमिना वाले अंकल को बोलता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए देना चाहिए। स्टेमिना वाले अंकल लॉयड से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वो किंग बनना चाहता है, पर लॉयड विदाउट एनी इमोशन बोल देता है नहीं। और उसके बाद लॉयड अपने गार्डन में एक वुल्फ के साथ खेल रहा था और ये वही पुजुजु वाला मॉन्स्टर था, पर अब इसने लॉयड को अपना मालिक बना लिया है। पर इतने में सिल्फिया भी वहाँ से पीछे से आ जाती है और इतने में लॉयड ग्रिम को एक गोला बनाकर शीरो के अंदर रख लेता है। और उसके बाद लॉयड सिल्फिया को बताता है कि उसने इस मॉन्स्टर का नाम शीरो रखा है। लॉयड सिल्फिया को बताता है कि अब इस मॉन्स्टर को मारने वाला है। वो उसके कुछ ऑर्डर को तो मार लेता है, पर जब लॉयड उस मॉन्स्टर को कुछ खतरनाक करने के लिए बोलता है तब वो मॉन्स्टर कुछ अजीब प्रकार से नाचने लगता है क्योंकि उस बुद्धू मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार लॉयड उसे क्या करने के लिए बोल रहा है। और तब सिल्फिया उसे बताती है कि अगर उसे मॉन्स्टर पर पूरा काबू करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे प्रिंस एलिजा से मिलना होगा। प्रिंसेस एलिजा लॉयड की ही बड़ी बहन है और वो 6 प्रिंसेस है और प्रिंसेस एलिजा ने अपने गार्डन में बहुत सारे मॉन्स्टर को पाल के रखा है। और उसके बाद लॉयड और सिल्फिया दोनों ही प्रिंसेस एलिजा के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके गार्डन में तो काफी खतरनाक चीजें भरी पड़ी है। और इतने में प्रिंसेस एलिजा लॉयड पर गिर पड़ती है और उसे बोलती है, अरे मेरे छोटे भाई तुम आ गए, और उसे कुछ क्रेजी चीज देती है जिसे देखकर सिल्फिया बिल्कुल बावली हो चुकी थी। और प्रिंसेस एलिजा को शीरो के बारे में पूरी की पूरी कहानी बताता है, पर इतने में सिल्फिया लॉयड को बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उसे लगता था कि प्रिंसेस एलिजा के पास कोई भी दिमाग नहीं है। इतने में ही प्रिंसेस एलिजा लॉयड के सामने अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को वहाँ पर बुला देती है और लॉयड ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि उसे तो ये पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये मॉन्स्टर मेरे पीछे कब आ गया और आखिरकार एलिजा ने इसे ऑर्डर कैसे दिए। लॉयड अपना दिमाग दौड़ाता है और आखिरकार में उसे पता ही लग जाता है कि आखिरकार कैसे प्रिंसेस एलिजा ने उस मॉन्स्टर को ऑर्डर दिए है। लॉयड से बोलता है प्लीज मुझे सिखा दो। एलिजा प्रिंस को बोलती है कि अगर तुम्हें अपने मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले तुम्हें उनसे प्यार करना होगा। प्रिंसेस एलिजा के जानवर भाई काफी ज्यादा ठरकी थे और लॉयड तो एक प्रोडिजी था। उसे पता लग जाता है कि आखिरकार उसे मॉन्स्टर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। वो सबसे पहले अपने ब्रेन से उस मॉन्स्टर के दिमाग तक अपना माना पहुंच जाता है और अब तो शीरो भी वैसा ही वैसा करता है जैसा कि लॉयड उसे बोल रहा था। और बाकी सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार लॉयड ने ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर दिया। और अब सिल्फिया और लॉयड वापस अपने किंगडम में जाने वाले थे कि इतने में सिल्फिया उससे बोलती है कि लॉयड अब हम दोनों तलवारों से खेलेंगे। पर इतने में ही एल्बर्ट वहाँ पर आ चुका था और वो लॉयड को बोलता है कि मुझे कुछ चीजों के लिए तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद सिल्वी और एल्बर्ट लॉयड के लिए लड़ने लगते हैं कि आखिरकार लॉयड किसके साथ जाएगा। इतने में ही सामने से 4th प्रिंस आता है और ये भी लॉयड का भाई था। इसका नाम डियान था। वो सबसे पहले तो एल्बर्ट और लॉयड को हाय हेलो बोलता है और एल्बर्ट लॉयड को बताना शुरू करता है कि डियान एक ब्लैक स्मिथ है और उसका काम है तलवारों को एन्चेंटमेंट करना। और जब से उसने लॉयड के एन्चेंटमेंट के बारे में सुना है तब से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और तभी वो लॉयड से मिलने के लिए बहुत दूर से यहाँ पर आया है। उसने बहुत अलग अलग एन्चेंटमेंट को सीखा है। डियान को तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इत्तू से बच्चे ने इतनी बढ़िया सी एन्चेंटमेंट की है। डियान लॉयड को बोलता है अगर हिम्मत है तो मेरे सामने किसी स्वॉर्ड को एन्चेंट करके दिखाओ। और उसके बाद लॉयड जल्दी से अपने खुफिया दिमाग से एक स्वॉर्ड को जल्दी से एन्चेंट कर देता है और ये देखकर तो डियान के मुंह पे 12 बज चुके थे। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान एक स्वॉर्ड के अंदर लगभग 50 एन्चेंटमेंट लगा सकता है। डियान
डियान लॉयड को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो सबसे पहले उसे गोदी उठाता है और उसे बोलता है कि वो तुम ही हो जो कि मेरे ड्रीम को पूरा कर सकता है। और डियान का सपना ये था कि उसे एक ऐसी स्वॉर्ड बनानी है जिससे कि फायर बॉल भी फेंक सकते हैं, और अगर किसी को उस स्वॉर्ड को बनाना है तो उसके लिए किसी बेहतरीन ब्लैक स्मिथ और किसी खतरनाक एन्चेंटर की जरूरत पड़ेगी। लॉयड भी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो फैसला करता है कि वो जरूर वैसे स्वॉर्ड को बनाएगा जिससे कि वो फायर बॉल को भी फेंक सकते हैं। वो लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और भाई लॉयड लड़की कैसे बन गया? वो लोग सबसे पहले एक स्वॉर्ड के पीस को लेते हैं और उसके बाद लॉयड उसमें एन्चेंटमेंट डालना शुरू करता है, पर वो मेटल का पीस तो बार बार नष्ट हो रहा था। अरे डिस्ट्रॉय अंग्रेजों। वो लोग बहुत ट्राई करते हैं पर बारी बारी करके वो मेटल का पीस तो बर्बाद हो रहा था। लॉयड को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो गलत कैसे साबित हो सकती है। इतने में ही वो उस केमिकल को देखता है जो कि वो लोग यूज कर रहे थे, और तब डियान उसे बताता है कि मैं ये केमिकल चोर बाजार से 2 रुपए में लाया था। और तब लॉयड को समझ आता है कि आखिरकार वो लोग स्वॉर्ड को क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इस केमिकल की क्वालिटी तो बिल्कुल MC स्टैन की गानों की जैसी है। और अब अगर उन लोगों को उस स्वॉर्ड को बनाना है तो सबसे पहले उन्हें बढ़िया से केमिकल को ढूंढ के लाना होगा, और वो केमिकल तो सिर्फ डंजन में ही मिलता है। और लॉयड तो बिल्कुल भी डंजन में जा नहीं सकता। पर इतने में सिल्फिया उसे बताती है कि स्टेमिना वाले अंकल ने ये डिसाइड किया है कि तुम भी किंगडम से बाहर जा सकते हो एडवेंचर के लिए। और ये देखकर लॉयड तो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके अगले पल ही सिल्वी और लॉयड दोनों ही एडवेंचर गिल्ड जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ क्वेस्ट मिल सके और वो लोग डंजन में जा सके। और इतने में गिल्ड गर्ल उन्हें बोलती है कि सबसे पहले लॉयड को माना स्टोन पर अपना हाथ रखना होगा ताकि वो लोग मैजिक कर सके कि आखिरकार इस बच्चे के पास कितना मैजिक है। और लॉयड तो अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर उसने गलती से भी इस माना स्टोन पर अपना हाथ रखा तो ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, और इस कारण से तो सब लोगों को उस पर शक हो जाएगा। तो इसलिए लॉयड सबसे पहले अपने माना को बहुत ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि उस माना स्टोन को ये लगे कि लॉयड तो काफी ज्यादा वीक है। वो अपना हाथ माना स्टोन पर रखता है और सभी लोगों को पता चलता है कि उसका रैंक तो ई है। अभी गिल्ड गर्ल बोलती है कि उसका रैंक तो सिमिलर सिल्वर ब्लेडर जैसा है। ये सुनकर बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे क्योंकि वो सिल्वर ब्लेडर की काफी ज्यादा तारीफ करते थे और उसे अपना आइडल मानते थे। मुच्छड़ आदमी सिल्फिया के पास आता है और उसे बोलता है कि लॉयड तो एकदम पागल है। करके सुनकर ही सिल्फिया का दिमाग बिल्कुल पागल हो जाता है। वो एक वार करके ही उसे बिल्कुल शॉक कर देती है और उतने में गिल्ड गर्ल उसे बताती है कि सिल्वर ब्लेडर कोई और नहीं बल्कि सिल्विया ही है। और इतने में ही पीछे से उर्फी जावेद वहाँ पर आ चुकी थी और सिल्फिया और लॉयड उसे बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हैं। टाओ बोलती है कि मैंने रॉबर्ट को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बता दी और मुझे वो मिला ही नहीं। और इतने में ही सिल्फिया लॉयड को बताती है कि असैसिन गिल्ड के बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद वो लोग क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और डंजन में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अब डियान के पास जाता है और उसे बोलता है तुम्हें अब उस स्वॉर्ड को बनाने का काम बंद करना चाहिए क्योंकि वॉर तो काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और लॉयड भी इतनी जल्दी उस केमिकल को नहीं ला पाएगा। वो सभी लोग अपनी पूरी की पूरी उम्मीदों को हार चुके थे कि इतने में ही लॉयड पीछे से जल्दी से आता है और उसने फाइनली उस केमिकल को भी ले आया था। और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस स्वॉर्ड को बना लेते हैं। अगले ही दिन वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और स्वॉर्ड को टेस्ट करते हैं और वो स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा बवाल बन चुकी थी। अब रात हो चुकी थी और लॉयड भी अब सोने की कोशिश ही कर रहा था। कितने में वो नोटिस करता है लॉयड जल्दी से वहाँ पर नीचे जाता है और वहाँ पर उसका आमना सामना एक असैसिन से होता है। वो एक लड़की थी। वो असैसिन लड़की अपना जल्दी से क्लॉक को हटाती है और वो तो काफी ज्यादा सुंदर थी। वो 2 सेकंड के अंदर ही अपने स्वीट पॉइजन एबिलिटी का यूज करती है ताकि वो लॉयड को खत्म कर पाए और यहाँ से भाग पाए। पर लॉयड उसे यहाँ से भागने का मौका नहीं देता क्योंकि वो उसके आर पार एक बैरो क्रिएट कर देता है। पर तभी वो लड़की अपनी खतरनाक एबिलिटी का यूज करती है जिसका नाम था स्वीट पॉइजन। और स्वीट पॉइजन से अब लॉयड की हालत भी काफी ज्यादा खस्ता होते जा रही थी। ये पहली बार था कि जब लॉयड को इतना खतरनाक पॉइजन लगा हो। वो उसे बोलती है मैं एक ब्लाइटेड हूँ और ब्लाइटेड वो स्पीशीज होती है जिनके पास की जन्म से ही काफी खतरनाक सी एबिलिटी होती है और ये एक पॉइजन ब्लाइटेड है यानी कि ये पॉइजन मैजिक का यूज कर सकती है। लॉयड को इससे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसने पहली बार इस तरह के मैजिक को एक्सपीरियंस किया था। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की अपने पॉइजन को अपने जूतों पर रखती है और एक ही शॉट में लॉयड की पूरे बैरियर को एकदम तोड़ के रख देती है। लॉयड को एक बार कैसे भी करके उस पॉइजन को वापस एक्सपीरियंस करना था। इतने में वहाँ पर ग्रिम भी आ चुका था। वो उसे बोलता है आखिरकार तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया। लॉयड उसे अपना पूरा प्लान बताता है। उसे लगता था कि वो एक असैसिन है जिसके बारे में सिल्फर ने उसे बताया था, इसीलिए उसने उसे जाने दिया ताकि वो उसे ट्रैक कर पाए और उन लोगों के सीक्रेट हाइडआउट के बारे में पता कर पाए। और अब लॉयड और ग्रिम डिसाइड कर देते हैं कि वो लोग उनके घर जाएंगे और वहाँ पर उनकी मार्क रख देंगे। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर अब सिल्वा और शीरो भी आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ऐसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम की रैन होता है और अब वो अपनी टीम तक पहुँच चुकी थी। उसका बॉस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। क्या तुम्हें किसी ने ढूंढ लिया? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। पर रैन उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि उन लोगों को आने वाली वॉर के बारे में पता चल चुका है। तो हो सकता है कि वो लोग इसका फायदा उठाकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा पाए। पर तभी एक लड़की जिसका नाम की टालिया होता है वो बोलता है हमारे ऊपर किसी ने नजर रखी है। इसीलिए लॉयड भी अब उन लोगों के सामने आ चुका था। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक छोटा बच्चा यहाँ पर आ चुका है। लॉयड बड़ी ही धीरे धीरे करके उन लोगों के पास आता है क्योंकि उसे पता था कि वो इन सब की एक बार में ही
मार के रख देगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बच्चे की जान ले लेंगे, क्योंकि अब इस बच्चे को उनके पूरे प्लान के बारे में पता चल चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि लॉयड अपने भारी बैरियर को रिमूव कर देता है और ग्रिम को तो ये देखकर हार्ट अटैक आ चुका था। वो बोलता है, अबे बच्चे तो पागल है क्या? पर लॉयड के ख्यालों में तो कुछ और ही पकड़ा था। उसका मानना था, अब मैं 5 अलग अलग प्रकार के मैजिक को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि लॉयड टाओ की एबिलिटी को कॉपी कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन गिल्ड के मेंबर एक एक करके उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पर एक हरे बालों वाला छपरी अटैक करता है। उसके पास एबिलिटी थी फ्लेक्सिबिलिटी की। वो उस पर अपनी स्किल से एक के बाद एक अटैक करना शुरू करता है। पर लॉयड तो बड़े ही बच्चों की तरह उसे बस डॉज करे जा रहा था। यहाँ तक कि उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो अपने हाथों को भी 2 सेकंड के अंदर ही घुमा सकता था। पर तभी लॉयड के पीछे एक क्रो आता है। वो उसे बोलता है, ग्रेविटेशन। और इस क्रो नामक असैसिन के पास पावर थी कि जो कुछ भी वो बोलता है वो सच में सही हो जाता है। और वहीं हम लोग लॉयड को देखते हैं और उसे एक्सपीरियंस करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इतने में एक टकला आदमी भी अब उस पर अटैक करना शुरू करता है। उस टकले आदमी के पास एक अजीब सी पावर थी। वो अपनी बॉडी से एक व्हाइट लिक्विड को छोड़ देता है और लॉयड को ट्रैप कर लेता है। पर लॉयड को ना चाहते हुए अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और वो वहाँ से भाग चुका था। पर जितने में ही लॉयड हवा में था, एक अजीब सी लड़की उस पर तलवारों से अटैक कर देती है। इसका नाम तालिया था। तालिया अपनी स्वॉर्ड से अपने थिक थाइस को काट कर रख देती है, जिसका इफेक्ट लॉयड पर पड़ता है। यानी कि इसके पास पावर थी कि वो जिसे भी अपने आंखों से देखेगी वो उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकती है। और लॉयड को तो ये वाली मैजिकल पावर काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो उसे बोलता है, एक और बार करो। पर वो यही नहीं रुकती और वो उस पर अटैक करना शुरू करती है। और अब उन सभी को लग रहा था कि लॉयड उनसे डर चुका है। पर हम लॉयड को देखते हैं जो कि एकदम पागलों की तरह स्माइल करना शुरू करता है। वो अपनी हीलिंग स्किल का यूज करता है और 2 सेकंड में ही अपने घाव को एकदम क्लियर करके रख देता है। और अब बारी थी लॉयड की इन लोगों की मारने की। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड सबसे पहले सिल्फिया के मैजिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है। उस टकलू की हालत तो ये देखकर एकदम खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे उसमें सिल्वर ब्लेडर दिख रही थी। उसे पता चल चुका था कि अब ये छोटा बच्चा हमें छोड़ने नहीं वाला। हम देखते हैं कि लॉयड उन लोगों पर अटैक कर देता है, इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉयड उसी छपरी पर अटैक करता है और वो 2 सेकंड के अंदर ही उसे खत्म कर देता है। यहाँ तक कि वो लोग एक कॉम्बो स्किल का भी यूज करते हैं, पर उसमें भी वो सभी लोग खुद ही पिट चुके थे। और अब टालिया और टकलू बच्चा साथ में फिक्स हो चुके थे। टालिया उसे बोलती है, अरे 5 सेकंड के लिए रुक जाओ। पर वो टकलू उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। इसीलिए हम देखते हैं कि अब टालिया के कपड़े एकदम फट चुके थे। पर लॉयड 2 सेकंड के अंदर ही उस पर अटैक करना शुरू करता है, क्योंकि उस बच्चे को उन 2 चीजों की वैल्यू के बारे में भी पता नहीं है। पर जैसे तैसे करके वो उसकी अटैक को डॉज कर लेती है। वो बोलती है, मुझ पर अटैक मत करना वरना तुम्हें भी काफी ज्यादा दर्द होने वाला है। पर लॉयड उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता और सीधे ही उसे दीवार में पटक देता है। और लॉयड को ये दर्द काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर तभी वो टकलू लॉयड को पकड़ लेता है। पर लॉयड 2 सेकंड के अंदर ही उसके चंगुल से बाहर निकल चुका था। वो उस पर टाओ की स्पेल का यूज करता है। हम देखते हैं कि रेन लॉयड के पावर को देखकर एकदम फटी हालत में बोलती है, प्लीज मेरे साथ कुछ भी नहीं करना। वो उसे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारी पॉइजन वाली स्किल को देखना है। पर तभी वहाँ पर टकलू आता है और बोलता है, नहीं तुम ऐसा मत करना प्लीज। अगर उसने ऐसा किया तो हम सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उसका कंट्रोल अपने मैजिक पर बिल्कुल भी नहीं है। उसका क्या, हमारा कंट्रोल भी हमारे मैजिक पर बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी असैसिन होते हैं इन लोगों का कंट्रोल इनकी पावर पर बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए लॉयड उस टकलू के पीछे जाता है और उस पर थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करता है। रैन को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो लॉयड पर अटैक कर देती है। पर टकलू उसे बोलता है, अरे रुको, इस पर अटैक मत करो। हमें पता चलता है कि लॉयड ने उस पर अटैक नहीं किया था, पर उसके पीछे एक कर्ज मार्क को लगा दिया था। वो टकलू रोना शुरू करता है, क्योंकि अब वो फाइनली अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड बाकी लोगों की भी इस परेशानी को खत्म कर देता है। उन्हें कर्ज मार्क को लगाकर वो सभी के सभी लोग खुशी के आंसू रोना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब रैन की पावर भी फाइनली अपने कंट्रोल में आ चुकी थी। वो सभी लोग बोलते हैं, लॉयड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग यहाँ तक कि रोना भी शुरू करते हैं। और अब रैन वो हर एक कपड़े को पहन पाएगी जो कि उसने पहनने थे। और अब वो सभी लोग दोस्त बन चुके थे, यहाँ तक कि वो लोग लॉयड को रैन के थोड़े बहुत कपड़े भी दे देते हैं जो कि उसे फिट आ चुके थे। और यहाँ तक कि वो लोग तो अब उसकी चड्डी को धोना भी शुरू करते हैं। वो टकलू आदमी लॉयड को अपने बॉस के बारे में बताता है, जिसका नाम की जेड था। और जेड के पास उनमें से सबसे घटिया पावर थी, वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो भी उसकी मर्जी के बिना। उसका ये प्लान था एक असैसिन गिल्ड को खड़ा करने का। वो जहाँ कहीं भी जाते वो अपने पीछे एक वुल्फ मार्क वाले कॉइन को छोड़ देते, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि असैसिन गिल्ड का है। और जेड उनमें से सबसे ज्यादा बकलोल बच्चा है। और लॉयड को तो उसकी पावर को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था। वो फैसला कर लेता है कि वो जेड से किसी भी हालत में मिलने वाला
वाला है। जेड उन सभी को पता नहीं लगता है कि आखिरकार वो लोग फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, पर तभी अचानक से वो एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो चुका था और यही तो भगवान जाने कहां। वो लोग जब साथ में बैठे थे तब अचानक से उनके टेबल पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और वहां से उन लोगों को एक मैसेज मिलता है और उस पर ड्रैगन का सिंबल था। उसके 2 सेकंड बाद ही हम देखते हैं कि अब वहां पर सेल्फ और शीरो भी वहां पर आ चुके थे, पर लॉयड को उसके आने के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो लोग वहां से भाग चुके थे। पर तभी सेल्फ और शीरो को एक मैसेज वहां पर दिखता है। वहां पर लिखा था, मेरा नाम लॉयड है और मैं लॉर्ड ऑफ लॉर्डोस से मिलने वाला हूँ। और लॉर्ड ऑफ लॉर्डोस कोई और नहीं बल्कि उन लोगों की एनिमी टेरिटरी है और उन लोगों की वॉर उसी किंगडम से होने वाली है। और जब सिल्फा और एल्बर्ट इस बात को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को लगता है कि असैसिन गिल्ड वाले लोगों ने लॉर्ड ऑफ लॉर्डोस ले गया है। और जब वो लोग लॉयड के गंदे वाले कपड़ों को देखते हैं तो भाई वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन लोगों को कैसे भी करके लॉयड को वापस लाना था, पर लॉयड तो एकदम चिल होकर असैसिन गिल्ड के साथ लॉर्ड ऑफ लॉर्डोस से मिलने के लिए जाता है ताकि वो वहां पर जेड से मिल सके। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि जो उन लोगों का बॉस था यानी कि जेड वो गलती से वहां पर टेलीपोर्ट हो चुका है, इसीलिए उन लोगों को भी वहां पर जाना ही होगा। उन लोगों का मानना ये था कि जेड ने उन लोगों को अपने पास बुलाया है, पर वो टिंगू उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी मैजिकल माना पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज जेड ने की है। पर फिर भी वो लोग नहीं मानते, इसीलिए लॉयड को ना चाहते हुए उनके साथ जाना ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड साउंड की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो लोग फाइनली लॉर्ड ऑफ लॉगोस तक पहुंच चुके थे। उन लोगों ने कुछ बहुत ही तेज स्पीड से वहां पर ट्रेवल किया था, इसीलिए सभी लोगों की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। टैलिया लॉयड को बोलती है कि जो रैन है वो जंगल में गई है ताकि वो तुम्हें इम्प्रेस कर सके, क्योंकि वो बचपन से ही फॉरेस्ट में आती रही है और उसे फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। पर सभी को पता था कि वो टिंगू इस चीज से तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाला। उसके बाद वो सब उसे ये बताते हैं कि आखिरकार उन लोगों को रैन कैसे मिली। एक बार जेड जब गलती से टेलीपोर्ट होकर कहीं चले गया था तो जब वो वापस आया उनकी टीम के पास तो उसके हाथ में एक अजीब सा प्राणी था। अचानक से रैन ने उस वक्त अपनी स्वीट पॉइजन की एबिलिटी का यूज कर लिया, जिसकी वजह से कि उनकी सभी टीम मरने लगी। पर जेड ने ये फैसला कर लिया था कि वो कैसे भी करके उस छोटी सी बच्ची को पाल के रहेगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि वो रैन की मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाए, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर लिया, यहाँ तक कि अब रैन ने भी उनका साथ देना शुरू कर लिया था। पर फिर भी वो लोग किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाए और अब धीरे धीरे करके रैन को भी उनके साथ काफी अच्छा लगना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये पहली बार था कि जब रैन के सामने किसी ने अपना प्यार जताया था। जेड बहुत सी पढ़ाई करता है ताकि वो रैन की मैजिक को कंट्रोल कर पाए और आखिर में जाकर वो फाइनली एक ऐसे कपड़े को बना देता है जिसकी वजह से कि वो रैन की मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाता है। वो टिंगू बोलता है, लगता है जेड काफी अच्छा आदमी था, इसीलिए मुझे कैसे भी करके उससे मिलना ही है। हम देखते हैं कि अब रैन वापस से वहाँ पर आ चुकी है और उसने एक बहुत ही घटिया सा खाना वहाँ पर बना दिया है। सभी लोग उस खाने की शक्ल को देखकर एकदम डर चुके थे, पर तभी टैलिया बोलती है, हमारे साथ 7th प्रिंस भी है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा खाना खाता भी होगा। पर वहीं हम देखते कि लॉर्ड और ग्रिम तो उस खाने को एकदम भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू करते हैं और इसीलिए बाकी लोग भी ना चाहते हुए भी उस खाने को जैसे तैसे करके खा लेते हैं। वो लोग लॉर्ड से इंस्पायर होकर उस पूरे के पूरे खाने को खा लेते हैं। वो टकलू लॉर्ड को जेड की कहानी बताना शुरू करता है कि आखिरकार जेड का असली मकसद क्या था। एक दिन जेड ने उन लोगों को बताया कि वो लॉर्ड ऑफ लॉर्डोस का 3rd प्रिंस है, पर उसकी फैमिली हमेशा ही लड़ाई झगड़े में लगी रहती है, इसीलिए उसी दिन से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ का किंग बनेगा और हर एक लड़ाई झगड़े को खत्म कर देगा। जो जेड था वो दिल का काफी अच्छा आदमी था, इसीलिए सभी लोग भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर मान चुके थे। उसका मकसद यही था कि उसकी कंट्री में सभी के सभी ब्लाइटेड लोग यानी कि वो लोग जिनका कि अपने मैजिकल पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उन सभी लोगों को भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर रख लेगा। पर अफसोस उसकी फैमिली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। हम देखते हैं कि अब वो लोग जेड की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टकलू बोलता है, सोते हुए बच्चा तो काफी ज्यादा क्यूट लगता है, पर अगर ये अभी उठ जाए तो ये हमारी सबकी पैंट गीली कर लेगा। पर तभी ग्रिम बोलता है, इस बच्चे के सोते हुए भी चारों ओर एक बैरियर होता है जो कि किसी की भी हालत खड़ी कर लेगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले ही कैसल में जाना पसंद करेंगे ताकि वो लोग वहाँ पर जेड से मिल पाए। वो लोग अकेले ही जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग उस टिंगू बच्चे की नींद को डिस्टर्ब ना करे। और अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर अपनी रिसर्च कर पाए। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि कैसल में तो जश्न का माहौल है। पर तभी पीछे से उनके पास एक अजीब सा अंडे से मुंह वाला आदमी आता है। वो बोलता है, क्या आप लोग असैसिन गिल्ड वाले हो? हाँ, हम वही है। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उन लोगों की आने की खुशी में वो लोग यहाँ पर जश्न मनाना शुरू करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा शाय फील करते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसी चीजों की कोई भी आदत नहीं होती। ग्रिम डिसाइड करता है कि वो वापस से लॉर्ड के पास जाएगा, पर
तभी रैन बोलती है मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, प्लीज क्या तुम यहीं रह सकते हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी ग्रिम को यहीं पर रहना पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर जेड आ चुका है। जब सभी लोग जेड को देखते हैं तो वो लोग खुशी की आंसू रोने लगते हैं। वो बोलते हैं जेड हमें तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। पर जेड बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन स्किल से अपने कपड़ों को चेंज करता है। पर तभी अचानक से जेड जोर जोर से हंसना शुरू करता है। वो बोलता है तुम ब्लाइटेड लोग यहाँ पर आ चुके हो। हम देखते हैं कि वो बाकी सभी नॉर्मल लोग भी अब अचानक से डीमंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो लोगों पर अपनी कर्व स्पीच का यूज करता है और अब सभी लोग अचानक से जमीन के अंदर धंस चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और बाद में जाकर हमें पता चलता है कि जो जेड है ये कोई वो वाला जेड नहीं है जैसे कि ये लोग जानते थे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है जिसका नाम की गस है और ये पाताल लोक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रिम उस पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी गस उसके पीछे जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, यहाँ तक कि वो गस नामक डीमन लॉर्ड ग्रिम को भी एक ही शॉट में खत्म कर लेता है। ग्रिम रोते रोते लॉर्ड के पास जाता है। वो उसे बोलता है वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसने कि अब जेड की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है, यहाँ तक कि अब तो वो टेलीपोर्टेशन स्किल का भी यूज कर सकता है। वो बोलता है मेरा नाम गस है और हाँ मैंने तुम लोगों को जेड की मेमोरी में देखा था, तुम लोग वही हो ना ब्लाइटेड लोग। कितनी बुरी बात है, तुम्हारा अपने मैजिक पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जेड का भी नहीं था, इसीलिए तो मुझे उसे मारना पड़ा। मेरा बस एक ही है, मैं मुझे तुम में से किसी एक की बलि लगानी होगी ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन पाऊं। वो उन लोगों को जेड की पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार कैसे जेड ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसे उस डीमन लॉर्ड ने खत्म कर लिया था। जेड को पता था कि अगर गलती से भी उसकी बॉडी इस डीमन लॉर्ड के हाथों आ गई तो वो डीमन उसके दोस्तों पर अटैक कर लेगा, इसीलिए जेड ने अपने हाथों से ही अपनी जान दे दी। पर गस ने उस पर हीलिंग मैजिक का यूज कर लिया और वापस से उसे हील करके उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। पर तभी रैन बोलती है जेड की बॉडी से बाहर निकलो। वो उसे एक जोरदार लात मारता है और बाकी सभी डीमंस जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं। इन्हें खत्म कर दो, इन्हें खत्म कर दो। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उन सभी का सबसे अच्छा दोस्त जेड अब इस दुनिया में नहीं रहा। गस रैन की बॉडी पर उस कर्ज मार्क को देख लेता है। वो उसे पूछता है आखिरकार ये कर्ज मार्क तुम्हें किसने दिया, पर रैन उसे बताने से साफ साफ मना कर देती है। इसीलिए वो उस पर अपनी कर्ज स्पीच का यूज करता है, पर रैन फिर भी कुछ नहीं बोलती, यहाँ तक कि वो अपनी जीभ को ही काट देती है। जब वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि आसमान में एक नीली रोशनी चमकना शुरू हो चुकी थी। ये लॉर्ड की थी। अब लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, इसीलिए वो सबसे पहले असैसिन्स के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करता है और जमीन पर एक एटॉमिक ब्रेथ का यूज कर देता है, जिसकी वजह से कि सभी के सभी डीमंस खाक में कन्वर्ट हो चुके थे। बाकी डीमंस को समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। पर तभी लॉर्ड नीचे रैन के पास जाता है। वो उससे बोलता है अरे तुम पागल हो क्या, तुमने अपनी जीभ क्यों काट ली। वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज उस पर करता है और उन लोगों को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। पर तभी हम देखते कि सभी डीमन इस खौफ में थे। वो लोग सोचते कि आखिरकार उनका बॉस कहाँ गया और आखिरकार ये टिंगू सा बच्चा है कौन। पर तभी हम देखते कि गस उनके पीछे ही टेलीपोर्ट हो चुका था और उनमें से एक डीमन को नीचे धक्का दे देता है। गस उन्हें बड़ी ही बैडएस वे में बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से उन असैसिन्स के पीछे जाओ। इसीलिए वो डीमन लोग भी अपनी फटी हालत में उनका पीछा करना शुरू करते हैं। हम देखते कि वो असैसिन्स गिल्ड भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है और अब फाइनली बैटल होने वाली थी लॉयड और गस की। गस उसे बोलता है बच्चे आखिरकार तुम हो कौन। वो उस पर अपने डिमोनिक मैजिक का यूज करता है, पर तभी वक्त रहते हुए लॉयड अपने बैरियर को क्रिएट करता है। उसे लगा था कि उसका बैरियर उसे डॉज कर लेगा, पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि गस का मैजिक सीधे उस बैरियर को क्लियर कर देता है। लॉयड रिसर्च करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये किस टाइप का मैजिक है। उसे पता चलता है कि जो ये मैजिक है ये कोई नॉर्मल माना नहीं है, बल्कि ये पाताल लोक का एक खतरनाक मैजिक है। इसीलिए उसका बैरियर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और यहाँ तक कि अब तो ग्रिम भी डर चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार लॉयड इसे कैसे हराने वाला है, क्योंकि जो ये डीमन लॉर्ड है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो चंगू मंगू डीमंस भी असैसिन्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। ग्रिम उसे बताता है कि जो कोई भी डीमन लोग होते हैं वो 10 लेवल में बटे हुए होते हैं। जो चंगू पंगू लोग है ये 10वें लेवल में आते हैं और डीमन जैसे कि पजुजू वो 7वें लेवल में आता था और ग्रिम वो 3रे लेवल का डीमन है। लॉयड को समझ आ चुका था कि जो ये गस है ये जरूर लेवल 1 का डीमन होगा, पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था कि जब उसे ग्रिम बताता है ये कोई लेवल 1 का डीमन नहीं बल्कि ये खुद ही एक डीमन लॉर्ड है और डीमन लॉर्ड लेवल 1 के तकरीबन 10 डीमंस को एक शॉट में ही खत्म कर सकता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो उसे बोलता है अबे टिंगू बच्चे वापस से अपने घर चल पड़। पर अब लॉयड को उसके साथ खेलना था, इसीलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ना
शुरू करता है। लगता है बच्चा अपने दिमाग से पैदल हो चुका है। वो उससे पूछता है, बच्चे आखिरकार तू है कौन? मैं सेवंथ प्रिंस हूँ। सेवंथ प्रिंस? तुम्हें तो मैंने जेड की मेमोरी में कहीं तो देखा है, क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा मिलना चाहता था। हाँ, मैं भी उससे काफी ज्यादा मिलना चाहता था, पर अफसोस तूने मेरा प्लान एकदम चौपट कर लिया। अब उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो लोग सबसे पहले अपनी मैजिकल माना को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ग्रिम की तो फटकर एकदम 14 हो चुकी थी और अब उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू होने वाली थी। ग्रिम उसे 100 बार बताने की कोशिश करता है कि जो ये वाला डीमन लॉर्ड है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि ये एक साथ ही 10 टीमों को खत्म कर सकता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो डीमन लॉर्ड अपने मैजिक एक उंगली से लॉर्ड की ओर फेंक देता है। लॉर्ड जैसे तैसे करके अपने बैरियर क्रिएट करता है, पर उसका मैजिक उसके बैरियर को भी तोड़ के रख देता है। यानी कि उसका बैरियर काफी ज्यादा खतरनाक था और अभी भी लॉर्ड को समझना था कि आखिरकार ये किस प्रकार के मैजिक का यूज कर रहा है जो कि मेरे बैरियर को भी तोड़ सकता है। और अब वो डीमन लॉर्ड एकदम बावला हो रखा था। वो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है। अपनी फुल स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करता है ताकि वो उसके माना से बच पाए, क्योंकि उसे पता था कि एक एंशिएंट टाइप का मैजिक है और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जब वो वहाँ से भागना शुरू करता है तभी हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड अचानक से उसके बैरियर के ऊपर ही टेलीपोर्ट हो चुका था। वो उसके बैरियर को एक लात मारता है, एकदम चकनाचूर कर देता है। उसके बाद वो उस पर एक के बाद एक करके वार करना शुरू करता है, पर तभी लॉर्ड समुद्र से एक आयरन गोलम को समन करता है और जैसे तैसे करके वो बच चुका था। वहीं हम देखते कि उन असैसिन्स की और उन डीमंस की एकदम फटकर 4 हो चुकी थी, पर अब उन डीमंस ने असैसिन्स को ढूंढ लिया है, इसीलिए वो लोग उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं हम देखते कि वो छपरी लड़का कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जहाँ से कि वो भाग पाए। डीमन लॉर्ड को बोलता है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्किल है। क्या टेलीपोर्टेशन? वो तुम्हारी नहीं बल्कि जेड की है। अरे हाँ, मेरा मतलब ही वही था। अब वो डीमन लॉर्ड धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो उसे कहता है, हम वो पंछी है जो कि उड़ना खुद सीखते हैं, पर कुछ घटिया से लोग जैसे कि जेड जैसे वो कभी भी उड़ना नहीं सीख सकते और वो लोग कभी भी अपनी मैजिकल पावर पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसीलिए तुम इंसान इस प्रकार की मैजिक को कभी भी डिजर्व नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन लोग भी असैसिन्स तक पहुंच चुके हैं। वो लोग उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड एकदम बावला हो रखा था। वो चीटिंग करता है और अपने मैजिक को सीधे ही लॉर्ड के पीछे एकदम उसके दिल में घुसेड़ देता है और वो यहीं पर नहीं रुकता। वो एक के बाद एक करके लॉर्ड पर अटैक करना शुरू करता है और उसकी बॉडी को एकदम छिन्न भिन्न कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने डीमंस और असैसिन्स को देख रहे होते हैं और अब वो असैसिन्स डीमन से जैसे तैसे करके लड़ रहे होते हैं, पर वो डीमन उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे। वो टकलू आदमी अपने मैजिक का यूज करा था और अब वहाँ पर क्रो भी आ चुका था। वो छपरी बच्चा किसी ऐसे पाथ को ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि वो यहाँ से भाग जाए और आखिर में जाकर वो फाइनली गेट को खोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर सामने टालिया जाती है और अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करती है। वो अपने पाँव को ही काट लेती है, जिसकी वजह से कि डीमन लोगों की स्पीड अब स्लो हो चुकी थी। वो बाकियों को बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, अब मैं इन्हें संभाल लूंगी। हम देखते हैं कि अब बाकी सभी के सभी बच्चे वहाँ से भाग चुके होते हैं। रेन 100 बार बोलती है, तालिया प्लीज तुम भी हमारे साथ आ जाओ, पर वो डीमन यही नहीं रुकते। वो उन पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते कि वो टकलू आदमी भी वहाँ पर आ चुका था। तो वो उसे बोलता है, क्या तुम अकेले ही खत्म करने वाली हो? मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है, तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी मैजिकल स्पेल का यूज करते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उन्हें रोके रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने सोचा था, तुम इंसान बिल्कुल वीक होते हो। मुझे लगा था वो बच्चा थोड़ी और देर तक मेरा एंटरटेनमेंट करेगा, पर तभी वो अपने पीछे देखता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो लॉर्ड ही नहीं था, बल्कि वो तो बस एक स्टैचू था। पर तभी वहाँ पर लॉर्ड आता है और उसकी सीधे ही मुंडी पर वार करना शुरू करता है, पर तभी डीमन लॉर्ड वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टालिया और टकलू को देखते हैं। अब टालिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जान ही ले लेगी ताकि वो इन डीमंस को रोक पाए और बाकी उसके साथ ही यहाँ से भाग जाए। और अब डीमन लॉर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका था लॉर्ड को खत्म करने के लिए, पर तभी लॉर्ड बोलता है, अरे टाइम प्लीज, क्या हम अपनी लड़ाई को कहीं और कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मेरी मम्मी आने वाली है। डीमन को पहले तो कुछ समझना था कि आखिरकार ये टिंकू बच्चा बोल क्या रहा है, पर तभी वहाँ पर किंगडम के लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब एल्बर्ट और बाकी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे ताकि वो लोग डीमन को खत्म कर पाए। जब असैसिन गिल्ड के सभी लोग उन लोगों को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा था कि अब उन लोगों की जान फाइनली बच चुकी है। पर जब वो लोग एल्बर्ट और सिल्फा को देखते हैं तो एकदम उनकी फट के 4 हो चुकी थी। वो लोग उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं लॉर्ड के बारे में, पर वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते। सिल्फा उन लोगों को बोलती है, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करना शुरू कर लूंगी। इतने में हम देखते कि वो सभी के सभी लोग एकदम डर चुके थे। रेन उसे बताना शुरू करती है कि आखिरकार जो लॉर्ड है वो एक बहुत ही शक्तिशाली डीमन से लड़ रहा है, पर तभी बाकी असैसिन्स उसके मुंह को
को बंद कर देते हैं। तब जाकर रैन को लॉयड की बात याद आती है जो कि वो खाना खाते हुए बोल रहा था। वो उसे बोलता है चाहे जो भी हो जाए मेरे बारे में और ग्रिम के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए अब वो लोग अजीब अजीब सी नौटंकियां करने शुरू करते हैं ताकि बाकी लोगों को लॉयड की पावर के बारे में पता न चल पाए। और अब फाइनली वो लोग भी मान चुके थे, पर सिल्फा को तो कैसे भी करके लॉयड को ढूंढना था और उसके बाद उसकी छोटी स्वॉर्ड के साथ खेलना था। इसीलिए अब वो ने मारने वाली थी। और अब एल्बर्ट भी बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास लॉयड की चड्डी क्या कर रही है। वो लोग अजीब अजीब से बहाने बनाना शुरू करते हैं ताकि लोगों की जान बच पाए और लॉयड का सीक्रेट भी उन लोगों के सामने ना आ पाए। रैन उन लोगों को बोलती है कि जो लॉयड है वो एक बहुत ही घटिया से डीमन से लड़ रहा है, इसीलिए उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि सिल्फा और एल्बर्ट अभी भी नहीं मानते। वो लोग तो अपने मन में सोचते हैं कि हम लोगों को मार देंगे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद असैसिन गिल्ड वाले लोग भी उन्हें बोलते हैं चाहे जो भी हो जाए प्लीज हमें मत मारना। उसके बाद वो सभी उन्हें जेड के बारे में बताते हैं और कैसे डीमन लोगों ने जेड को यूज किया इसके बारे में बता देते हैं। इसीलिए वो सभी के सभी लोग मान चुके थे। आगे हम देखते हैं कि एल्बर्ट और सिल्फा उन लोगों को मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर एक डीमन उन लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस एलिसा भी आ चुकी थी और वो वुल्फ सीधा ही उसे खा जाता है। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें इन असैसिन्स को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने लॉर्ड के साथ कुछ भी किया होता तो मेरा पेट इन्हें खा जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले डीमन को खत्म कर लेंगे। सिल्फा आगे बढ़ने जाती है ताकि वो लॉर्ड को ढूंढ पाए, पर तभी रैन उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और उसे रोक के रख देती है। सिल्फा पहले तो सोचती है कि क्या होगा अगर मैं इस चुहिया को मार दूं, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाती। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले डीमन को खत्म करेंगे, पर तभी अचानक से उनके ऊपर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो चुका था और वहां से बहुत सारे एरोज नीचे गिरना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से कि अब वो ब्रिज एकदम टूट चुका था। डियोन को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लोग इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि बाकी के सभी डीमंस तैरना शुरू करते हैं ताकि वो उन लोगों को ट्रैप कर पाए और उन लोगों को आगे पीछे दोनों जगह से खत्म कर पाए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके डीमंस को खत्म करने वाले हैं। वहीं हम लोग लॉयड और गस को देखते हैं और लॉयड ने ही गस को ब्रिज को तबाह करने के लिए कहा था ताकि वो लोग अपनी बैटल को कंटिन्यू कर पाए, पर तभी गस उसके पीछे अपने एरोस को टेलीपोर्ट कर देता है। आगे लॉयड भी अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करके वहां से भागना शुरू करता है। हम देखते हैं कि ग्रिम की तो अभी भी फटकर एकदम 14 हो चुकी थी। वो लोग एकदम लाइट स्पीड से लड़ना शुरू करते हैं। लॉयड को अभी भी समझ आता कि आखिरकार वो इस खतरनाक से बंदे को कैसे हराने वाला है, क्योंकि इस वुल्फ के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है। आगे हम देखते हैं कि एल्बर्ट भी अब उन डीमंस को झुलसाना शुरू करता है। लॉयड इस बात को देख लेता है कि जो बाकी सभी लोग हैं वो बड़ी ही आसानी से डीमंस को पेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी फुल पावर से गस पे वार करने वाला है और उससे फाइट करने वाला है। पर वहीं हम बाकी सोल्जर को देखते हैं जिनका स्टेमिना अब खत्म हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत देर से डीमन से लड़ रहे हैं। पर तभी एल्बर्ट सिल्फा को बोलता है हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर तभी वो देखता है कि सिल्फा तो वहाँ से कहीं गायब हो चुकी है। हम देखते हैं कि सिल्फा और शीरो डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके इस ब्रिज से जंप कर लेंगे ताकि वो लॉर्ड को ढूंढ पाए। पर तभी सभी असैसिन्स उसके पीछे लग चुके थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सिल्फा और शीरो तो अपने मास्टर के प्यार में एकदम पागल हो रखे थे। हम देखते हैं कि शीरो अपनी फुल पावर से जंप कर देता है, पर वो सीधा ही पानी के अंदर डुबकी मारता है। पर तभी सिल्फा के पीछे से एक अजीब सा आलू सी शक्ल वाला डीमन उस पर अटैक कर देता है। सिल्फा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, पर वो जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉज करके रख देती है, क्योंकि सिल्फा के पास भी भाई सिल्वर ब्लेडर का टाइटल था। वो उसे बोलता है अब मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा, क्योंकि जिस शरीर को मैंने कंट्रोल किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि अब वो सभी लोग भी उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। सिल्फा अपने मन में सोचती है कि वो कैसे भी करके इसे तो खत्म कर ही देगी। वो अपने मन में सोचती है कि ये वाला डीमन तो पजूजू से काफी ज्यादा घटिया सा है। इतने में हम देखते हैं कि एल्बर्ट पर पीछे से एक अजीब सा डीमन अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर वही छपरी वाला लड़का जाता है और उस डीमन को खत्म कर देता है। एल्बर्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक अजीब से लड़के ने उसकी मदद करी है, पर वो उसे अपने जेड का दुख बताना शुरू करता है। इसीलिए अब एल्बर्ट भी मान चुका था उन लोगों की रक्षा करने के लिए और उनके साथ लड़ने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि एल्बर्ट एक अजीब से जुत्सु को ट्राई करने का कोशिश करता है। वो कुछ हैंड साइंस का यूज करता है और अब उसकी स्पेल एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके हर एक डीमन को झुलसाना शुरू करता है। वो अपने मन में बोलता है मुझे माफ करना अगर मैंने किसी इंसानों को मारा है, पर उन डीमंस के पास काफी तगड़ी रिजनरेशन वाली पावर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्फा अभी भी उस आलू सी शक्ल की डीमंस को हरा रही होती है, पर वो आलू की शक्ल वाला डीमन भी काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके पास काफी तगड़ी सी कॉम्बैट स्किल थी और साथ ही साथ में उसका ऑरा लेवल सेम सिल्फा ही ज्यादा था, यानी कि उस डीमन की पावर सेम सिल्फा ही जैसी थी। हम देखते हैं कि वो आलू सी शक्ल का डीमन सिल्फा को घाव पहुंचा लेता है। वो डीमन भी अब थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था
पर वो अपने आप को रिजेनरेट कर देता है। उसके बाद वो अपनी फुल फाइनल फॉर्म में आ चुका था सिल्फा को मारने के लिए। पर तभी हम देखते कि सिल्फा डिसाइड करती है कि अब वो उसे खत्म कर लेगी। जिस बॉडी में मैंने कंट्रोल किया है वो काफी अच्छी थी, क्योंकि इस बॉडी का ऑनर काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। उसने बहुत मेहनत की थी हर एक चीज के लिए। पर देखो, मैंने तुम इंसानों की बॉडी पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से कंट्रोल कर दिया है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर सिल्फा एक बार फिर से उस पर वार कर देती है। वो बाल बाल मरने से बच जाता है। पर अब वहाँ पर शीरो भी आ चुका था। सिल्फा शीरो को मारना शुरू करती है, क्योंकि उसके फर के अंदर उसे एक अजीब सी स्वॉर्ड मिलती है, जो कि बहुत पुराने समय में लॉयड ने उसे बना कर दी थी। हम उसी टाइम को देखते हैं कि जब सिल्फा अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज कर रही थी और अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, पर तभी लॉयड उसके पास जाता है और उसे एक नई चमचमाती स्वॉर्ड को दे देता है। सिल्फा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फुल पावर से लड़ा करो। इस स्वॉर्ड में खास बात थी, ये डीमंस को नहीं बल्कि डीमंस के अंदर बनी हुई सोल को मार गिरा देती है। सिल्फा लॉयड से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, इसीलिए अब वो उसके साथ प्लॉट को डेवलप करना चाहती है। पर वो आलू सी शक्ल वाला डीमन उसे बोलता है, मैं कोई नॉर्मल डीमन नहीं हूँ। जो चंगू पंगू लोग हैं वो 10वीं लेवल की डीमन है और मैं 8 लेवल का डीमन हूँ, यानी कि मैं काफी खतरनाक हूँ। वो उन लोगों को बताना शुरू करता है कि आखिरकार हमारे मालिक ने जेड की बॉडी पर कंट्रोल कैसे किया। दरअसल लोगों ने एक रूमर को फैला रखा था कि अब इस वाले शहर में जंग होने वाली है और जेड को वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए जैसे ही वो यहाँ पर आया उन लोगों ने जेड की बॉडी पर कंट्रोल कर दिया। रन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी सिल्फा उसे ऐसा करने से रोक देती है और अब सिल्फा डिसाइड करती है कि वो उसे खत्म कर लेगी। वो अपनी फुल एबिलिटी का यूज करती है और लॉयड की दी गई स्वॉर्ड से उसे एक ही स्लैश में खत्म कर देती है। और अब वो बाकी के सभी लोग भी रोना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त जेड की यादें आती है। उन एसेसिन्स को भी पता चल चुका था कि जो सिल्फा है वो कोई और नहीं बल्कि द सिल्वर ब्लेडर है। अचानक से वो पूरी की पूरी जगह भाप से घिर चुकी थी। हम लोग लॉयड के फ्लैशबैक को देखते हैं और देखते कि आखिरकार वहाँ पर भाप आया कैसे। दरअसल जब लॉयड और गस आपस में लड़ रहे थे तब गस उस पर अपने डार्क मैजिक का यूज कर रहा था। वो अपने बहुत से स्फीयर से उस पर अटैक करना शुरू करता है और लॉयड के पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय वहाँ से भागने का। पर यहाँ तक कि लॉयड के बैरियर भी गस के डार्क स्फीयर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। पर तभी वो अचानक से कर्स स्फीयर उस पर फेंक लेता है, इसीलिए लॉयड उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लॉयड को पता चल चुका था कि अगर वो गलती से भी 2 सेकंड के लिए भी कहीं रुक गया तो उसका गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि गस पाताल लोक की सबसे खतरनाक मैजिक का यूज कर रहा है। इसीलिए उसके पास अब कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो टिंगू बच्चा अब वहाँ से भागना शुरू करता है। पर गस तो उस पर बिल्कुल भी नहीं रहम करता। वो एक के बाद एक करके उस पर वार करना शुरू करता है। लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो ये डीमन लॉर्ड है ये किस प्रकार का मैजिक यूज कर रहा है। उसे समझ ही ना रहा कि आखिरकार जो टेलीपोर्टेशन स्किल वो यूज कर रहा है वो कैसे काम करती है। और जो गस है उसके पास एक बहुत ही खतरनाक माना है जिसका नाम की शैडो वुल्फ है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लॉयड अभी भी टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो किस प्रकार से यूज होता है, पर अभी भी उसे ये समझना था कि आखिरकार उसका यूज क्या है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अब डबल बैरियर का यूज करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। वो एक बहुत ही बड़े फायर गोलम को वहाँ पर समन कर देता है और सीधा गस पर वो वार करना शुरू कर देता है। पर गस अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके वहाँ से भाग जाता है और वो पूरा का पूरा फायर गोलम उसी नदी पर जा गिरता है। इसीलिए तो वो पूरी की पूरी जगह अब भाप से घिर चुकी है। किसी को भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है और लॉयड को तो कैसे भी करके अब गस को खत्म करना था। और अब उसे फाइनली थोड़ा बहुत टेलीपोर्टेशन स्किल के बारे में पता चल चुका था। उसे पता चलता है कि गस सिर्फ और सिर्फ वहीं पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिस चीज को कि वो देख सकता है, पर इस वक्त वो चारों ओर से भाप से घिरा हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं देख पाता और ये सबसे बेस्ट मौका है उसे खत्म करने का। लॉयड इस बात को भी नोटिस करता है कि गस सिर्फ और सिर्फ वहीं पर टेलीपोर्ट हो सकता है जिस जगह को कि वो देख सकता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब उसे खत्म कर लेगा। वो सबसे पहले उसके पास जाता है और अब अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। वो वहाँ पर बहुत से टिंगू बच्चों को समन करता है ताकि वो उसे चकमा दे सके। वो उसके पीछे आता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, पर गस को पहले ही भनक हो चुकी थी कि कोई उसके पीछे है, इसीलिए वो बड़े ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद वो लाखों स्फीयर्स को उस पर मारना शुरू करता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार असली वाला लॉयड कौन है, पर उसे फिर भी कुछ नहीं पता चलता। यहाँ तक कि वो अपने कर्ड स्पीच और एविल आई की मैजिक का भी यूज करता है, पर फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर तभी लॉयड उस पर अटैक कर देता है। गस को लगता है कि यही वो रियल वाला लॉयड है, इसीलिए वो उस पर अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करता है और एक के बाद एक करके उस पर डार्क स्फीयर मारना शुरू करता है। अब उसे लगा था कि लॉयड को उसने मार दिया है, उसके पीछे से मन हो चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे खत्म कर लेगा, यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी टेलीपोर्ट कर रहा था ताकि उसे कोई भी घाव फील ना हो। पर तभी गस देखता है कि जिस लॉयड को उसने अभी खत्म किया था वो तो वो रियल लॉयड
लॉयड था ही नहीं, बल्कि लॉयड तो अपने शैडो क्लॉन से घिरा हुआ है। वो उसके पीछे आता है और एक जबरदस्त फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है और वापस से अपने शैडो क्लॉन के साथ घुल मिलता है। और अब गस को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो बोलता है, इंसान तुम काफी अच्छे हो, तुमने मेरा एंटरटेनमेंट बहुत देर तक कर लिया, पर अब बस तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। गस ये समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार लॉयड इस वक्त कहाँ है। हम देखते हैं कि लॉयड ने तो अपने आप को इनविजिबिलिटी स्पेल से अपने आप को छुपाया था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे खत्म कर लेगा, पर तभी गस का एक डार्क स्फीयर लॉयड के अंदर घुस चुका था। लॉयड बाल बाल मरने से बचता है क्योंकि उस वक्त उसने अपने बैरियर मैजिक का यूज कर लिया था। गस उसके पीछे जाता है और उसे खत्म कर लेता है, पर वो भी एक शैडो क्लॉन ही था। और अब गस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया। वो एक के बाद एक करके उस पर डार्क स्फीयर मारना शुरू करता है। हम देखते हैं कि वो टिंगू बच्चा तो इधर उधर मंडरा रहा था। अब उसने अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज कर दिया है। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड लेकर मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक स्फीयर बार बार उसके गालों को टच होकर वहाँ से भाग चुका था। ग्रिम की तो एकदम फटकर चार हो चुकी थी। वो उसे बोलता है, मास्टर अब हमें वापस जाना चाहिए वरना ये आपको खत्म कर लेगा। पर लॉयड रुकने का नाम नहीं लेता। वो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। ग्रिम को याद आता है कि जो ये इसकी स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस स्वॉर्ड का नाम उसने रखा है स्पेल टेकर। ये किसी की भी स्पेल को कॉपी कर सकती है और दुगने रेट से उस पर अटैक कर सकती है। हम देखते हैं कि वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और टेलीपोर्टेशन यूनिवर्स को काटना शुरू करता है ताकि वो समझ पाए कि आखिरकार गस का मैजिक वर्क कैसे करता है। वो और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो उसकी मैजिकल पावर को समझ पाए। आगे अब लॉयड टेलीपोर्टेशन यूनिवर्स में घिर चुका है और अब उसे धीरे धीरे करके समझ आने लगा है कि आखिरकार उसका मैजिक यूज कैसे होता है। इसीलिए वो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करना बंद कर लेता है और गस ने बाकी के सभी शैडो क्लॉन को खत्म कर लिया है। गस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि वो टिंगू विदाउट एनी बैरियर के लड़ रहा है और अब उसे लॉयड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उस टिंगू बच्चे को खत्म कर लेगा। मुझे पता चल चुका है आखिरकार तुम अपने मैजिक को कैसे यूज करते हो। और अब लॉयड ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर। इसीलिए वो उसकी ओर आगे बढ़ता है और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारता है। गस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। बच्चे, आखिरकार तूने ये कैसे किया? क्या तुम इतने वीक हो? क्योंकि इस अटैक में तो मैंने कोई मैजिकल माना का भी यूज नहीं किया, बल्कि ये तो सिंपल की थी। और अब गस का दिमाग एकदम खराब हो चुका था और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? और अब तो गस की भी धीरे धीरे करके फटना शुरू हो चुकी थी। गस को याद आता है कि जेड ने मरने से पहले उसे कहा था कि तुम सबसे पहले किसी से हारोगे, उसके बाद ही तुम मरने वाले हो। उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो लॉयड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लॉयड एक सेकंड में उसके शॉट को डॉज कर लेता है क्योंकि वो समझ चुका था कि आखिरकार गस की टेलीपोर्टेशन स्किल कैसे यूज होती है। वो सबसे पहले अपनी की को एक्टिवेट करता है और उसके बाद गस पर अटैक मारना शुरू करता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारता है और उसके बाद उसे पंच पर पंच मारना शुरू करता है क्योंकि अब लॉयड को गस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो उसे बहुत ही खतरनाक स्टाइल से पीटना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो अपने डाइवर्जन मैजिक का यूज करके उसके पूरे के पूरे कपड़ों को भी फाड़ देता है। और अब गस काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, पर लॉयड तो उसे एक के बाद एक करके मारना शुरू करता है और लास्ट में उसे मैग्मा के अंदर फेंक लेता है। गस को बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार कोई इंसान उसे कैसे खत्म कर सकता है। वो सबसे पहले उसे हवा में उड़ाता है और उसके बाद उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। तुम्हें शायद से अंदाजा भी नहीं कि एक डीमन लॉर्ड क्या कर सकता है। इसीलिए वो अपना सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करता है, द ब्लैक होल मैजिक। काला अंधकार से भरा गोला वो लॉयड की ओर फेंक लेता है, पर लॉयड एक चुटकी बजाता है और गोले को खत्म कर लेता है। आखिरकार मेरा ब्लैक होल गया कहाँ? उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसका सबसे पावरफुल मैजिक ब्लैक होल गया कहाँ। और लॉयड उसे बताता है, मैंने बस एक टिंगू सा गोले को समन कर दिया ताकि मैं तुम्हारे मैजिक को खत्म कर सकूं। गस को अभी भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू सा बच्चा ऐसा भी कर सकता है। उसे लॉयड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए लॉयड बदले में एक वॉइड मैजिक का यूज करता है। वो उसे बताता है कि बहुत समय पहले उसने ब्लैक होल मैजिक का यूज किया था, जैसे कि उसने एक पहाड़ को खत्म कर लिया था। इसीलिए उसने सोचा कि क्या होगा जब दो गोले आपस में मिल जाए, और उन दो गोलों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। इसीलिए तब से उसे पता चल गया कि आखिरकार वॉइड मैजिक किस प्रकार का होता है। और अब लॉयड को गस के बारे में कुछ भी समझ आता, इसीलिए गस उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसकी मुंडी में गलती से टच कर देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि लॉयड के पास काफी इनसेन और काफी इनफिनाइट मैजिक में माना है, और यहाँ तक कि ग्रिम को भी ये महसूस होता है। उन दोनों डीमंस को ये विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार एक ह्यूमन के पास इतना मैजिक कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड अपने वॉइड मैजिक का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो तकरीबन 10 ब्लैक होल को एक साथ समन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्बर्ट और डियोन को देखते हैं, और अब रेन ने फाइनली अपने पॉइजन मिस्ट की एबिलिटी को यूज कर लिया है ताकि वो सभी डीमंस को खत्म कर पाए और अपने दोस्तों की जान को बचा पाए। पर ऐसा करने में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एल्बर्ट अपने घड़ी में देखता है कि अब तो समय हो चुका है सुबह
सुबह होने का, पर फिर भी सुबह होती ही नहीं है। बाकी एसेसियन जब स्काई में देखते हैं तो लोगों को एक अजीब ही अंधकार दिखता है। उन लोगों को पता चल चुका था कि ये किसी और की मैजिकल पावर नहीं बल्कि लॉयड की मैजिकल पावर है। हम देखते हैं कि अब गस भी खत्म होना शुरू हो चुका था। वो लॉयड के बनाए गए ब्लैक होल के अंदर धंसना शुरू करता है। उसकी सोल जेड की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जेड अपनी दांतों की वजह से उसकी सोल वो ट्रैप कर देता है ताकि गस पूरी के पूरे तरीके से भस्म हो जाए। और अब हम देखते हैं कि गस फाइनली अब मरने वाला था। लॉयड एक बार फिर से अपने ब्लैक होल मैजिक का यूज करता है और अपने लास्ट शॉट में अब गस को खत्म कर देता है। गस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि अब वो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि अब डार्कनेस फाइनली ओवर हो चुकी है और अब लॉयड ने गस को हरा लिया है। पर जाते जाते समय आखिरी समय जेड की सोल उसे अपना आखिरी मैसेज देती है अपने दोस्तों के लिए। और इस बात को सुनकर तो ग्रिम की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। और अब यहाँ पर सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका है। रेन को जेड की बातें याद आती है। उसने उसे बोला था, देखो क्या तुम लोग सेवंथ प्रिंस को जानते हो, ये टिंगू बच्चा काफी खतरनाक है और मेरा एक ही सपना है क्योंकि मुझे इसे मिलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इसी के पास पावर है जो कि हम जैसे ब्लाइटेड आदमियों को क्योर कर पाएगा। और अब रेन की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। हम देखते हैं कि वो लोग जेड के लिए ग्रेव को बनाते हैं, पर तभी वहाँ पर अब एल्बर्ट भी आ चुका था। वो लॉयड को बोलता है, हम सभी एसेसियंस को प्रिजनर बना रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने पुराने समय में बहुत से लोगों को खत्म किया है और वो भी बेवजह। इसीलिए किंग ने डिसाइड किया है कि हम लोगों से खत्म कर लेंगे। पर लॉयड उसे बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और अब एल्बर्ट भी मान चुका था। हम देखते हैं कि अब सभी के सभी एसेसियंस भी वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं जेड के लिए। पर तभी वहाँ पर अचानक से दौड़ते दौड़ते एक अजीब सी लड़की आती है और ये कोई और नहीं बल्कि टाओ थी। पर अफसोस अब एनीमे खत्म होने वाला है। उसके बाद वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि टालिया एल्बर्ट पर डोले डालना शुरू करती है और बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। एल्बर्ट को लॉयड के कपड़ों की याद आती है, इसीलिए वो टकलू को बोलता है, टकलू तू मुझे मिल गया, जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार वो व्हाइट चीज क्या थी। और अब वो टकलू तो एल्बर्ट से एकदम डर चुका था। हम देखते कि अब वहाँ पर फाइनली प्लॉट सीन आ चुका है। सिल्फिया को बोलती है, मुझे भी तुम्हारी तरह लॉयड की देखभाल करनी है। पर तभी सिल्फा बोलती है, लगता है तुम्हें उसे खुद ही बात करनी पड़ेगी। और अब वहाँ पर लॉयड भी आ चुका था। लॉयड वहाँ से भागने वाला था, पर तभी सिल्फा उसे अपनी फेवरेट जगह पर बिठा देती है। उसका मानना ये था कि अब सेवंथ प्रिंस काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, इसीलिए उसे नहाना चाहिए। और अब लॉयड भी मान चुका था रेन को अपनी सर्वेंट पर रखने के लिए। और अगले दिन से ही रेन अपने काम को शुरू कर लेती है ताकि वो लॉयड के साथ प्लॉट को डेवलप कर पाए। और अब किंग भी असैसिन्स गिल्ड वाले लोगों को अनुमति दे देता है। हम देखते हैं कि ग्रिम और लॉयड वापस से अंडरग्राउंड फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि वो लोग पढ़ सके। तो गाइस ये एनीमे काफी ज्यादा कमाल का था और अगर तुम्हें इसका सीजन 2 चाहिए तो यार इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना। मैं सीधा इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।